ठीक है। अब ड्रेस जो है वो कोई कमीज सलवार पहना हुआ है, कोई पैंट शर्ट पहना हुआ है, कोट पैंट पहना हुआ है, ठीक है। तो अब ड्रेस एक स्पेसिफिक फीचर की तरफ जो है वो उसको ले जाना शुरू करता है, और बाद में फिर वो ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है कि अगर मेरे पास तमाम लोगों ने कोट पैंट पहना हुआ है तो इसका मतलब हर मेल के लिए अब जरूरी है कि वो कोट पैंट पहना हो। शायद वो ये अज्यूम कर लेता है कि मेल वही होता है जो कोट पैंट पहना हुआ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन की तरफ चले जाता है, इससे मिसलीड हो जाता है। हमने क्या करना होता है, मॉडल को इस मिसलीडिंग और इररेलेवेंट पैटर्न जो फाउंड कर रहा है उससे अगर रोकना है तो इसका एक तरीका है कि आपके पास और ट्रेनिंग डाटा उसको दे दें, ट्रेनिंग डाटा की तादाद जो है ना और बढ़ा दें, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। सर की आवाज फिर चली गई। इंटरनेट का इशू आ रहा है। भाई ये जो इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर के बीच में जो गैप बनेगा उसके लिए कुछ प्लान कर ले, आपस में कुछ डिस्कस करते हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर लेते सारे मिलके। सर्टिफिकेशंस होनी है गैप में। क्या होनी है? अच्छा, सर्टिफिकेशन, दो सर्टिफिकेशन होनी है, एक गूगल की होनी है टेंसरफ्लो की, और माइक्रोसॉफ्ट की डेटा साइंटिस्ट की होनी है। ये रिक्वायरमेंट है इनकी अच्छा पीआई है? भाई, डीप लर्निंग की असाइनमेंट की डेडलाइन डेट क्या है? लास्ट टाइम जो पांडास की थी उसकी तो 2 वीक्स की थी। अब इसका डिपेंड करता है कि ये क्या करते हैं, अदरवाइज 1 वीक की वो जरूर देते हैं डेडलाइन। ये ऑफिशियल है या ये सर ने हमें दी है? ये अभी ऑफिशियल नहीं है, पिछले जो असाइनमेंट्स मिली है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि पिछले असाइनमेंट्स में उन्होंने कितना गैप दिया था डेडलाइन में। तो जी। मेजोरिटी जो होती है वो 1 वीक जरूर देते हैं, अदरवाइज 1 वीक से ज्यादा ही देते हैं। स्लैक चैनल ज्वाइन करें ना, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। वहाँ पे अनाउंसमेंट में जितनी भी असाइनमेंट होती है सारी ऑफिशियल होती हैं। तो जी। जो पिछली असाइनमेंट थी वो 5 तारीख को जो है ना उसकी लास्ट डेट थी। आज भी आ गया हूँ दोबारा। इंटरनेट जो है वो किसी भी लम्हे साथ छोड़ जा रहा है, अभी चेंज कर लिया मैंने। लग नहीं रहा कि इंटरनेट हमें पसंद का आ रहा है। हाँ, नहीं अभी स्विच कर लिया मैंने। तो व्हेन अगर नया डाटा लाना पॉसिबल नहीं है तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि मॉड्यूलेट द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट योर मॉडल इज अलाउड टू स्टोर और टू क्रिएट कंस्ट्रेंट्स ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन इज अलाउड टू स्टोर। अगर आप ज्यादा डाटा नहीं ला सकते तो फिर आप क्या करते हैं, आप
अपने मॉडल के ऊपर को मॉड्यूलेट करना शुरू कर देते हैं, एक अथॉरिटी लगा देते हैं कि मॉडल भाई तुम इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं सीख सकते, नहीं ले सकते, या फिर इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो तुम नहीं लर्न कर सकते। मॉडल के ऊपर हम कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं, तो जिससे मॉडल जो है वो ओवर लर्निंग जो है वो नहीं कर पाता। कैसे? इफ अ नेटवर्क कैन ओनली अफोर्ड टू मेमोराइज अ स्मॉल नंबर ऑफ पैटर्न्स, अगर वो सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ पैटर्न्स ही मेमोराइज कर पाए, द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस विल फोर्स इट टू फोकस ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट पैटर्न्स। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये 100 सवाल हैं, ठीक है, इनमें से एग्जाम आएगा, लेकिन आप सिर्फ कोई से 10 सवाल चूज कर सकते हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे कि भाई सबसे आसान सवाल सिलेक्ट कर लिए जाए। इसी तरह जब मॉडल के ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो मॉडल भी क्या करेगा कि भाई हम उसको ये अलाउ है कि तुम स्मॉल नंबर ऑफ पैटर्न्स, कि तुम थोड़े पैटर्न लर्न कर सकते हो, तो उसकी कोशिश ये होगी वो सिलेक्ट करूं जो बेस्ट हो, जो मोस्ट प्रोमिनेंट हो, वो वाले सिलेक्ट करूं, विच हैव अ बेटर चांस ऑफ जनरलाइजेशन वेल, कि जिसमें जनरलाइज होने के चांस जो है वो बेहतर हो जाए। तो मॉडल की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी कंस्ट्रेंट लगाने से, और पैटर्न भी कम लर्निंग की तरफ हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग ओवरफिटिंग इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन। अब हम एक रेगुलराइजेशन की टेक्निक जो है वो मॉडल के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जिससे वो फाइट करने लगेंगे हम ओवरफिटिंग के खिलाफ। तो लेट्स रिव्यू सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रेगुलराइजेशन टेक्निक्स। रेगुलराइजेशन टेक्निक सीखते हैं ओवरफिटिंग खत्म करने के लिए। सबसे पहला है रिड्यूसिंग द नेटवर्क साइज। आपने क्या करना है, अगर मॉडल हमारा ओवरफिट हो रहा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है लेकिन टेस्टिंग बहुत ही बुरी हो रही है, बहुत ज्यादा ओवरफिट हो रहा है, द सिंपलेस्ट वे टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द मॉडल। तो आपको चाहिए कि अपने मॉडल का साइज छोटा कर दें। ज्यादा लर्निंग होने का एक रीजन ये होता है कि आप इपॉक ज्यादा चला रहे हैं, 1, 2 ये होता है कि आपका डाटा जो है वो उसकी डायमेंशनैलिटी कम है, फीचर्स कम है, लेकिन आपने मॉडल बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत लेयर्स बहुत सारी लगा दी हैं, लेयर्स का साइज बहुत ज्यादा लगा दिया, न्यूरॉन्स बहुत बढ़ा दिए। तो जब वो थोड़ा डाटा जाता है तो न्यूरॉन समझ ले उसका कंज्यूमर निकाल देते हैं, हर चीज ढूंढ के निकाल देगा। तो आपने एक पहला काम क्या करना है, रिड्यूस द साइज ऑफ द मॉडल, द नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स इन द मॉडल। ज़ाहिर लेयर्स कम होंगी, न्यूरॉन्स कम होंगे, तो लर्नेबल पैरामीटर्स यानी वेट्स एंड बायस ये भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये कैसे डिटरमाइन होते हैं, विच इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ लेयर्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट पर लेयर्स। कितनी लेयर लगी हुई हैं और कितने न्यूरॉन्स बने हुए हैं, कितनी नोड्स बनी हुई हैं, कितने यूनिट्स बने हुए हैं एक लेयर में, इससे डिफाइन होता है कि लर्नेबल पैरामीटर्स कितने हैं। ये आपको मालूम ही, जितने एजेस से कनेक्ट होंगे हर एज के ऊपर एक वेट जनरेट होता रहेगा। तो अगर नोड कम है, एज कम होंगी, एज कम होंगी, ज़ाहिर है वेट कम होंगे। इन डीप लर्निंग the number of learnable parameters in a model is often referred to as the model's capacity। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स जनरेट होते हैं उसको हम एक नाम देते हैं कि ये मॉडल की कैपेसिटी। लाइक हमारा मॉडल ने 10,000 पैरामीटर्स जनरेट किए, तो वो 10,000 जो है मॉडल की कैपेसिटी है। तो इवेंचुअली अब हम कहने जा रहे हैं कि हमें मॉडल की कैपेसिटी को क्या करना है, कम करना है। जब उसकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो ज़ाहिर ओवरफिटिंग जो है वो कम होने लगेगी। इंट्यूटिवली अ मॉडल विद मोर पैरामीटर्स हैज मोर मेमोराइजेशन कैपेसिटी and therefore can easily learn a perfect dictionary mapping between training samples and their targets। इसीलिए क्योंकि मेमोराइजेशन कैपेसिटी, यस, हम लर्नेबल पैरामीटर्स के नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने आपको सिखाया भी था, एक्सेल पे कैलकुलेट करके भी दिखाया था। अदरवाइज आप एक सिंपल काम कर सकते हैं कि मॉडल डॉट समरी
मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए अब ये बात आ गई है, आपने कर ली है। तो मॉडल डॉट समरी करेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड कि हमारे मॉडल में लेयर्स और टोटल लर्नेबल पैरामीटर्स जो है वो कितने हैं। जितनी हमारी इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने अगली लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जैसे इनपुट 3 है और आउटपुट अगली लेयर जो है 5 न्यूरॉन की है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो ये वेट हो गए। और सेकेंड लेयर जो है उसमें 5 न्यूरॉन्स हैं, तो हर न्यूरॉन के ऊपर जो है वो एक बायस ऐड होगा, तो 20 पैरामीटर्स हो गए। एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने में 20 पैरामीटर्स होगा। इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हमने यहाँ मॉडल शेड्यूल बनाया था। सर एक और क्वेश्चन है कि बीच में हमें कैसे पता चले कि अब हमारा नेटवर्क जो है वो ओवरफिट हो गया है? बीच में पता नहीं चलेगा, ये आप जब वैलिडेशन डाटा भी साथ दे रहे हैं ना, तो जब आपका नेटवर्क चल रहा होगा उस वक्त आपको वर्बोस नजर आ रहा था ना, ट्रेनिंग नजर आ रही होती, या ग्राफ प्लॉट किया था, हमने देखा था इस पॉइंट से ग्राफ जो है वो गिरना शुरू हो गया, याद है? तो जी सर, वो याद नजर आया था कि हाँ, इधर से नजर आता है कि इतने ईपॉक के बाद क्या हुआ है, हमारा जो मामला है वो खराब होना शुरू हो गया। मतलब उसके बाद एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाती है। एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा सर, वो हम किस बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे कि कितनी लेयर्स इसमें होनी चाहिए इस मॉडल में और कितने इपॉक्स हमने चलाने हैं? नहीं, ये टेस्ट करेंगे, थोड़े से इपॉक कम करके चेक करेंगे, इपॉक कम से ओवरफिटिंग खत्म हो गई, दैट्स वेरी गुड। अगर इपॉक कम करने से नहीं हो रही, इसका मतलब मॉडल बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है आपने, अब मॉडल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो अब अगला स्टेप होगा कि मॉडल की कैपेसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करें, यानी लेयर्स कम करें, या साइज ऑफ लेयर जो है ना, हाइट ऑफ लेयर जो है उसको कम करना शुरू करें। नहीं, ये हमारे पास कोई ना कोई तो हमारे पास मैकेनिज्म होगा ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है, यही डेटा है, हम इसको हमने कोई चेक कर लें, तो इस हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इसमें इतनी लेयर्स से लेकर इतनी लेयर्स हम होंगे तो हमारा डेटा का रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं, कोई भी नहीं बता सकता, ये आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी लेयर कम करके। ठीक है सर, एक एक्सपीरियंस आएगा जी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाय एक्सपीरियंस आएगा, मतलब कितनी दफा ये काम करेंगे का आपको। ये देखें, ये मॉडल की समरी मैंने यहाँ पे चलाई है, तो ये आपको दिखा दी है उसने कि पहली लेयर में, यानी अब आप इसकी कैलकुलेशन भी कर लें, हमने 784 जो है वो दिया था इनपुट, ठीक है, 784 इनपुट दिए थे, और अगली लेयर में 512 न्यूरॉन थे, तो ये 512 अगली लेयर आ रही है आउटपुट से उसकी, मल्टीप्लाई कर दूं इसको 512 से, तो ये इतने हो गए। और क्योंकि 512 न्यूरॉन है तो हर न्यूरॉन पे एक एक बायस भी आएगा आखिर में, तो प्लस कर देता हूं मैं इसमें 512, तो ये हमारे पास हो गया 401920। ठीक है, और दूसरी लेयर में 10 न्यूरॉन लगे हुए थे, तो अब 512 जो है वो 10 से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, तो दिस बिकम 5120, 512 मल्टीप्लाई बाय 10, 5120, और 10 जो है वो बायस भी ऐड होंगे उस लेयर पे, तो 10 बायस हो गए, ये हो गया 5130। इन दोनों का सम अप किया तो हमारे पास टोटल पैरामीटर हो गया 407050, ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी है। ठीक हो गई बात? बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा जी, तो हमने जो है, अच्छा ज्यादा मेमोराइजिंग कैपेसिटी होगी, यस सर, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि अभी हमें ये जो लेयर्स के इसमें जब हम इनपुट्स दे रहे हैं इनको कम करना है, या जो पैरामीटर्स हम उसको हमें किसी और शेप में कन्वर्ट करने की जरूरत है? इनपुट को तो हम कम नहीं कर सकते ना, अब हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया है
डेटा के ऊपर क्लींजिंग कर ली है, डेटा के अंदर से फालतू कॉलम हटा दिए हैं, फालतू रिकॉर्ड्स हटा दिए हैं, अब डेटा हमारे पास रेडी फॉर्म में आ गया। अब आप डेटा को नहीं हिलाएंगे क्योंकि डेटा वाला प्री प्रोसेसिंग का काम आप कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब आपने अपने मॉडल के साथ जो है ना वो चेंजेस करनी है। हाँ, इन केस आपने मॉडल पे हर पॉसिबल चेंज अप्लाई करके देख लिया लेकिन रिजल्ट सही नहीं आ रहे, तो फिर हम वापस जाएंगे डेटा की तरफ कि भाई ये हमारा डेटा ही इसका मतलब क्या है, इस काबिल नहीं है कि मॉडल उसके अंदर से अच्छी लर्निंग कर सके। यानी अब ब्लर इमेजेस हो, खराब इमेजेस हो, या जो डेटा जहाँ अगर टेबुलर डेटा है उसके अंदर जो वैल्यूज फिल हुई हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्स हैं, गलत फिल हुई हुई हैं, तो मॉडल उस पर क्या लर्निंग करेगा, उस पर तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप हर पॉसिबल टेक्निक जो है वो अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद भी आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो फिर आप जाएंगे वापस कि यार मैं डेटा को अब दोबारा से देखूं। लेकिन आप डेटा को ऐसा नहीं कि पहले शुरू में डेटा को नहीं देखा था डायरेक्ट मॉडल पे आ गए, आपने पहले डेटा को सब कुछ किया होगा और फिर आप मॉडल पे आए होंगे, लेकिन फिर मॉडल भी सही काम नहीं कर रहा, इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग मोर बैड थिंग्स इन डेटा, शायद वो हमने ओवरलुक कर दी। तो वापस ये ऑप्शन भी चेक करने के लिए जाएंगे हम मॉडल के अंदर, वो डेटा के अंदर जाएंगे, अब इस ऑप्शन को भी चेक करने कि हमारा जो है ना वो डेटा क्या खराब तो नहीं है। जी बेहतर सर। अच्छा जी, अब ये कहते हैं फॉर इंस्टेंस अ मॉडल विद 500,000 बाइनरी पैरामीटर्स कुड इजीली मेड टू लर्न अ क्लास ऑफ एवरी डिजिट इन एमएस ट्रेनिंग सेट, ठीक है। we'd only need 10 binary parameters for each of the 50,000 digits, but such a model would be useless for classifying new digits. इतने 5 लाख पैरामीटर्स पे ओवरफिट होगा, कहना चाह रहे हैं वो। Always keep in mind, deep learning models tend to be good at fitting to training data, but the real challenge is generalization, not fitting. मॉडल तो जो है वो कोशिश करेगा सब कुछ सीख लूं मैं, लेकिन हमें उसको सब कुछ नहीं सिखाना, सब कुछ इस तरह सिखाना है कि जनरल उसमें सीखे, ठीक है, जनरल उसमें सीखे, फिटेड ना हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस कॉन्सेप्ट का समझना। अगर मैं किसी को टीच कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को सिखा रहा हूँ या तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, ऑफिस का काम सिखा रहा हूँ या तुम्हें कहीं रास्ता बता रहा हूँ कि भाई ये यहाँ से ये रास्ता अख्तियार करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, अब मैं रोजाना उसको एक ही रास्ता दिखाता रहूं तो शायद वो ट्रेंड हो जाए कि ये इसी रास्ते से जाना होता है, यही एक रास्ता है इस जगह पर पहुंचने का, मंजिल पर पहुंचने का। तो क्योंकि मैं हमेशा उसको एक ही रास्ते से ले गया हूँ, लिहाजा कभी अगर वो रास्ता बंद हुआ या कुछ हुआ तो आपका जो ट्रेनिंग है वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल राउट्स से उसको ट्रेनिंग कराई नहीं है कि चलो आज ये वाले रास्ते चलते हैं, या आज ट्रांसपोर्टेशन मीन जो है ना वो मैं तुम्हें हमेशा बस में भेजता रहा हूँ, वो टैक्सी में भी जा सकते हैं, बाइक पर भी जा सकते हैं, करीम बुला सकते हैं, मुख्तलिफ नहीं सिखाया। अगर आज बस नहीं चल रही तो वो घर आ जाएगा, आज तो बस चल ही नहीं रही क्योंकि वो ओवरफिट हो चुका है एक ही चीज के ऊपर। अच्छा जी, on the other hand, network has limited memorization resources. It won't be able to learn this mapping easily. Thus, in order to minimize its loss, it will have to resort the learning compressed representation that have predictive power regarding the target, precisely type of representations we are interested in. At the same time, keeping in mind that you should use models that have enough parameters that they do not underfit. अब मसला ये कहना चाह रहे हैं कि हम मॉडल की कैपेसिटी को पता चला हमने कम करना शुरू किया, इतना कम कर दिया, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी बंदे को ज्यादा खाना खिला दो, खाना हम खाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो बजाय एनर्जी हासिल होने के आपको नींद आने लगेगी, आप सो जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि आप हमेशा जो है ना वो सोना शुरू कर देंगे तो मैं आपका खाना जो है ना कम करना शुरू कर देना, लेकिन अब मैंने खाना इतना कम कर दिया है कि आपकी एनर्जी नहीं आ रही और आप गिर पड़ रहे हैं। तो दोनों में मसला है, ज्यादा
लर्निंग में भी मसला है और कम लर्निंग में भी मसला है, ठीक है। तो योर मॉडल शुड बी स्टाफ फॉर मेमोराइजेशन रिसोर्सेज, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, बड़ी अच्छी बात लिखी है, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू बी फाउंड बिटवीन टू मच कैपेसिटी एंड नॉट इनफ कैपेसिटी। आपको एक कॉम्प्रोमाइज जो है ना फाइंड आउट करना है कि ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो जाए ना बहुत कम कैपेसिटी हो जाए, एक कॉम्प्रोमाइज हो, दरमियाना हो। अनफॉर्चुनेटली ये वही बात है जो मैं बचपन से कह रहा हूँ आपको कि देयर इज नो मैजिकल फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है टू डिटरमाइन द राइट नंबर ऑफ लेयर्स और द राइट साइज ऑफ ईच लेयर, कि कितनी लेयर्स लगानी है। Compressed representation that have predictive power regarding the target is the type of representations we are interested in. At the same time, keeping in mind that you should models that have enough parameters that they do not underfit. अब मसला ये कहना चाह रहे हैं कि हम मॉडल की कैपेसिटी को पता चला हमने कम करना शुरू किया, इतना कम कर दिया, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी बंदे को ज्यादा खाना खिला दो, खाना हम खाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो बजाय एनर्जी हासिल होने के आपको नींद आने लगेगी, आप सो जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि आप हमेशा जो है ना वो सोना शुरू कर देंगे तो मैं आपका खाना जो है ना कम करना शुरू कर देगा, लेकिन अब मैंने खाना इतना कम कर दिया है कि आपकी एनर्जी ही नहीं आ रही और आप गिर पड़ रहे हैं। तो दोनों में मसला है, ज्यादा लर्निंग में भी मसला है और कम लर्निंग में भी मसला है, ठीक है। तो योर मॉडल शुड बी स्टाफ फॉर मेमोराइजेशन रिसोर्सेज, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, बड़ी अच्छी बात लिखी है, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू बी फाउंड बिटवीन टू मच कैपेसिटी एंड नॉट इनफ कैपेसिटी। आपको एक कॉम्प्रोमाइज जो है ना फाइंड आउट करना है कि ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो जाए ना बहुत कम कैपेसिटी हो जाए, एक कॉम्प्रोमाइज हो, दरमियाना हो। अनफॉर्चुनेटली ये वही बात है जो मैं बचपन से कह रहा हूँ आपको कि देयर इज नो मैजिकल फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है टू डिटरमाइन द राइट नंबर ऑफ लेयर्स और द राइट साइज ऑफ ईच लेयर, कि कितनी लेयर्स लगानी है और हर लेयर कितनी बड़ी होनी चाहिए, कोई फार्मूला नहीं है। यू मस्ट इवेल्युएट एन अरे ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, आप बंच ऑफ आर्किटेक्चर्स को अप्लाई करेंगे बार बार, ठीक है, ऑन योर वैलिडेशन सेट, नॉट ऑन योर टेस्ट सेट्स। ऑफ कोर्स टेस्ट सेट पे नहीं, क्योंकि टेस्ट सेट हमेशा छुपा के रखना है। इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट मॉडल साइज फॉर योर डाटा, ताकि आपको करेक्ट मॉडल साइज जो है वो पता चल जाए, एक्सपोज हो जाए। जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था कि बाद में हमने उस आर्किटेक्चर के ऊपर मॉडल को रीजनरेट किया था। The general workflow to find an appropriate model size, के appropriate model size अगर find out करना है to start with relatively few layers and parameters। शुरू में आप कम layers से काम शुरू करें and increase the size of the layers और add new layers until you see diminishing returns with regards to validation loss। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना layers के size को कम ज्यादा करें ताकि आपके वैलिडेशन लॉस के ऊपर रिजल्ट जो है बड़े डायमिनेशन आए। तो अब एग्जांपल ले आते हैं, वो लेट्स ट्राई दिस ऑन मूवी रिव्यू क्लासिफिकेशन नेटवर्क, द ओरिजिनल नेटवर्क शोन नेक्स्ट। ये पुराना वाला नेटवर्क है जो पहले हमने बनाया था मूवी रिव्यू पॉजिटिव नेगेटिव वाली क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब क्या किया कि एक इस पे हमारे रिजल्ट जो है वो जनरलाइज आ रहे थे, हमारा वैलिडेशन बेहतर आ रहा था, ट्रेनिंग और वैलिडेशन बेहतर आ रहा था, टेस्ट भी किया हमने, बेहतर आ रहा था, ओरिजिनल मॉडल है। अगली बारी में क्या कर रहे हैं, वर्जन ऑफ द मॉडल विद लोअर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी कैसे लोअर करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि हम लेयर्स के साइज को और लेयर की नंबर ऑफ लेयर्स को कम करने से ओवर कैपेसिटी कम हो सकती है। देखो यहाँ पर 16 न्यूरॉन्स थे, लेयर वही है लेकिन हमने कैपेसिटी ऑफ लेयर यानी साइज ऑफ लेयर को कम कर दिया। यहाँ पर 16 थे, साइज ऑफ लेयर को कम कर दिया।
तो अब जो लेयर्स में 16 न्यूरॉन खड़े थे वर्टिकल, वो कम हो गए, साइज कम हो गए, उनका 4 पे आ गया। जब इस कैपेसिटी के साथ नेटवर्क को चलाया गया तो हमारे पास जो है वो ये फिगर्स आई। ठीक है, अच्छा ये आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा अपनी एग्जाम्पल के ऊपर जो आपने पहले की हुई है, चेंज करके कि आपके पास जो है वो क्या सीन चल रहा है। अब ये कहते हैं एज यू कैन सी द स्मॉलर नेटवर्क स्टार्ट्स ओवरफिटिंग लेटर देन द रेफरेंस नेटवर्क। ये स्मॉलर नेटवर्क है, इसमें ओवरफिटिंग जो है ना वो कब हुई। ओरिजिनल मॉडल प्लस साइन के साथ प्लॉट किया हुआ है और स्मॉलर मॉडल जो है वो ये डॉट्स के साथ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, लॉस कहां से बढ़ना शुरू हो गया है, ये छठे इपॉक के बाद से ही लॉस जो है वो क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, आफ्टर 6 epochs rather than 4, ये स्मॉलर नेटवर्क स्टार ओवरफिटिंग लेटर देन द रेफरेंस। ये जो स्मॉलर नेटवर्क है वो बाद में ओवरफिट हो रहा है, हमारा पुराना वाला नेटवर्क जो है वो जल्दी ओवरफिट हो रहा था। यानी ये छठे के बाद देखो यहाँ पर ये 5 epochs और ये 6 epoch, इसके बाद से लॉस बढ़ना शुरू हुआ है, और जबकि पुराने वाले में प्लस साइन वाले में ये 4th epoch के बाद जो है वो ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने नेटवर्क की कैपेसिटी को रिड्यूस किया है तो इसने ओवरफिटिंग के साथ फाइट की है। ठीक है, एंड इट परफॉर्मेंस डिग्रेड्स मोर स्लोली, उसकी परफॉर्मेंस अब कम होती है मोर स्लोली। इसका मतलब ये है बेटर परफॉर्मेंस है पहले के मुकाबले में। नाउ फॉर किक्स लेट्स ऐड दिस बेंचमार्क अ नेटवर्क दैट हैज मच मोर कैपेसिटी फार मोर देन द प्रॉब्लम वेरिएंट्स। 16 से कहां लाए थे भाई, 4 पे लाए थे, कैपेसिटी को रिड्यूस किया था। अब उसी नेटवर्क को ले जा रहे हैं इतनी बड़ी कैपेसिटी में। अब हमने लर्निंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा दिया, इतना बड़ा लेयर लगा दी, इतनी बड़ी लेयर लगा दी है कि 512 न्यूरॉन से सोचे कितने वेट, कितने लर्नेबल पैरामीटर जो है ज्यादा जनरेट होंगे। ऐसी सूरत में जब अपने आउटपुट को देखेंगे तो ये हालत हो जाएगी कि बड़े मॉडल ने क्या किया, कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा है, नो पहुंच ही नहीं रहा। लॉस तो छोड़े ही, मतलब पता नहीं क्या हो गया इसमें, कभी एक्यूरेसी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरह चल रही हो। क्योंकि ओरिजिनल मॉडल जो था 4th epoch के बाद ऊपर गया था, वो अपने उसी तरतीब से चल रहा है। तो देख रहे, तो ये शो कर रहा है कि बिगर मॉडल जो है वो कितना ज्यादा ओवरफिट हुआ है। ठीक है, जबकि ओरिजिनल मॉडल जो है जो 16 न्यूरॉन वाली कैपेसिटी में था वो कम हुआ है। The bigger network start overfitting almost immediately after just one epoch, एक epoch के बाद ही हो गया, and it overfit much more severely. Its validation loss is also noiser, loss भी noiser है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। Meanwhile, figure 4.6 shows, ये आपके पास कहते हैं कि ट्रेनिंग लॉसेस फॉर द 2 नेटवर्क्स। अब ये लॉस दिखा रहे हैं 2 नेटवर्क्स के, ओरिजिनल और बिगर के। ट्रेनिंग लॉस दिखा रहे हैं, वो आपके पास वैलिडेशन था, ठीक है, जिसपे आप उसकी टेस्टिंग कर रहे थे ट्रेनिंग के दौरान। ये ट्रेनिंग लॉस के पर भी अगर आप बात कर लें कि भाई जो बड़ा नेटवर्क है उसका ट्रेनिंग लॉस 0 हो जा रहा है, यानी ट्रेनिंग में तो भाई कोई मसला ही नहीं है। ट्रेनिंग लॉस बिगर मॉडल का यहाँ से शुरू हुआ, नीचे आया, बिल्कुल 0 पे पहुंच गया। यानी ट्रेनिंग में तो वो अच्छा ट्रेन हो रहा है ना, ओवरफिट हो रहा है, बिल्कुल ओवरफिट हो गया। इतना बड़ा नेटवर्क है कि हर चीज ट्रेनिंग में उसने सीख ली, कोई लॉस आ ही नहीं रहा, हर सवाल का सही जवाब दे रहा है। जबकि ओरिजिनल जो मॉडल था वो बहुत ज्यादा 20-25 epoch के बाद जाके थोड़ा 0 से ऊपर रहा था यहाँ पर। तो ये बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। जी बॉयज,
स्टूडेंट्स कुछ सवाल है तो पूछिए। नो सर। बात समझ में आ गई कि किस क्लियर है तरह सर। जो है वो बड़ा और छोटा नेटवर्क जो है वो इफेक्ट डाल रहा है। तो ये पहली टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक थी ओवरफिटिंग को खत्म करने की। पहली टेक्निक क्या थी, जल्दी से बताएं। मैक्सिमाइज द डेटा सर है डेटा को वैलिडेशन ज्यादा विदाउट सच ए कंडीशन। डेटा ज्यादा ले आए। दूसरी टेक्निक थी कि मॉडल की कैपेसिटी को कम कर कम कर दें अगर ओवरफिटिंग ज्यादा हो रही है, रिड्यूसिंग द नेटवर्क साइज। ठीक है। तीसरी हमारे पास है, ये कहते हैं एडिंग वेट रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन क्या चीज होती है? ये वर्ड सुना है आपने, रेगुलराइजेशन? यस सर, सुना यस था। सर। कहाँ सुना है? अभी अभी सुना है? नो सर, ये रीड किया था बुक में। नहीं, वैसे कभी किसी और फील्ड के अंदर रेगुलराइजेशन का वर्ड सुना है? सर ये लॉ में होता है ना, कि लॉ में कोई चीज होती है, कोई आपने रूल बनाना होता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, जनरलाइज करना होता है, देन हाँ, यूज इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, बिल्कुल सही बात इन्होंने की है। हर बहुत सारे छोटे छोटे इदारे जो होते हैं उनके ऊपर एक बड़ा इदारा होता है जो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कहलाता है। जैसे पाकिस्तान में जितने बैंक्स हैं उन सब की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितनी छोटी बड़ी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? HEC सर। HEC है। यानी रेगुलराइजरी अथॉरिटी जो है वो पॉलिसीज बनाती है, और वो पॉलिसीज जो है वो झेली इदारों को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। वो सारी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, और उनमें से एक भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगती है। हाँ, उन पॉलिसीज के अंदर आप और इजाफा कर लें वो मसला नहीं है, लेकिन उनको कम नहीं कर सकते, उस स्टैंडर्ड को कम नहीं कर सकते। तो हम भी अपने मॉडल के ऊपर एक रेगुलराइजेशन लगाने जा रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाने जा रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि भाई मॉडल तुमने ये काम करना है और ये नहीं करना। अगर ये काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब क्या होता है यहाँ पर, इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। यू मे बी फेमिलियर विद द प्रिंसिपल ऑफ ओकम्स रेजर। ओकम्स रेजर एक साइंटिस्ट था, उसका एक उसूल था, फिलोसफर था शायद। ये कहता है कि भी गिवन टू एक्सप्लेनेशंस, बड़ी खूबसूरत बात है, गिवन टू एक्सप्लेनेशंस फॉर समथिंग, the explanation most likely to be correct is the simplest one, the one that makes fewer assumptions। ओकम्स रेजर कहता है कि किसी बात के दो जवाब हों तो उनमें से ज्यादा चांस ये है कि वो जवाब सही होगा जो सादा हो, बहुत ज्यादा सादा जवाब। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। मैं आपसे कहूं यार क्लास में लेट क्यों आ रहे हैं, आप मुझे पूरी पूरी कहानियां सुनाने शुरू कर दें। एक और बच्चा आपसे पूछेगा तुम लेट क्यों आए, वो कहे सर देर से उठा था, खत्म हो गई बात। समझ रहे बात? तो द वन दैट मेक्स फ्यूअर अजम्पशन, जिसके अंदर अजम्पशंस जो है ना वो कम हो। ठीक है। दिस आइडिया आल्सो अप्लाइज टू द मॉडल्स। तो यही फलसफा जो है मॉडल्स पे भी अप्लाई होता है। लर्न बाय द न्यूरल नेटवर्क। कहता है गिवन सम ट्रेनिंग डाटा एंड द नेटवर्क आर्किटेक्चर। आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर दिया, ट्रेनिंग डाटा दिया, मल्टीपल सेट ऑफ वेट वैल्यूज मल्टीपल सेट की आ गई, कुड एक्सप्लेन द डाटा। इनसे डाटा के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी। अब ये कहता है सिंपलर मॉडल्स आर लेस लाइकली टू ओवरफिट। मॉडल जितना सादा होगा चांसेस ये हैं, उसके कम चांसेस हैं ओवरफिट होने के, उसके मुकाबले में जो आप कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे। अब सिंपल मॉडल और कॉम्प्लेक्स मॉडल का मतलब क्या है? जी
एक चैलेंज भी ये है सर, फिर अगर ये कि अगर हम सिंप्लिसिटी अचीव करते करते कहीं ये है कि वो अंडर फिट ही ना हो जाए, ये भी तो नहीं है नहीं ना नहीं, कि ये अब तो सिंप्लिसिटी। इसका भी ध्यान रखना है ना, इसका भी ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है। वो यही है ना इतना कि कहीं कि ये ना कि सिर्फ सिंप्लिसिटी क्योंकि सिंप्लिसिटी कहते हैं, सेइंग सर सिंप्लिसिटी कम्स एट अ हायर प्राइस। हाँ तो वो ये है कि इसकी प्राइस भी है कि पहले तो हर एक चीज आपको देखना होगा, तब आप सिंपल जाएंगे। कौन सा कितना सिंपल कि जी टू हाँ जी नाइव हाँ ना जी। हो जाए। अब ये आगे बता रहा है, कहता है सिंपल मॉडल इन दिस कंटेक्स्ट इज अ मॉडल, ऐसा मॉडल है वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर वैल्यूज हैज लेस एंट्रोपी। अभी थोड़ी स्टैटिस्टिकल बात कर दी उसने। अ मॉडल विद फ्यूअर पैरामीटर्स एज यू सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन। लेस एंट्रोपी हो, यानी यूं समझ लें कि ऐसा मॉडल जिसमें कम पैरामीटर जनरेट हो रहे हों, वो जो है सादा मॉडल कहलाता है। Thus, a common way to mitigate overfitting is to put constraint on the complexity of the network. अब हम क्या करने जा रहे हैं? रेगुलराइज करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क पे, कि नेटवर्क अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उस पर कंस्ट्रेंट लगाएंगे। क्या कहकर? फोर्सिंग इट्स वेट्स टू टेक ओनली स्मॉल वैल्यूज। अब मॉडल की ट्रेनिंग से पहले रेगुलराइजेशन अथॉरिटी क्या कह रही है भाई, याद रखो तुम्हें जो भी वेट सिलेक्ट करना है वो वेट स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल करना है उसे, विच मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट वैल्यूज मोर रेगुलर, जिससे जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, यानी जो वेट्स की वैल्यूज आएंगी वो बहुत रेगुलर होंगी, आगे पीछे नहीं भाग रहे होंगे। एक वेट छोटा आया, उसके बाद एक वेट बहुत बड़ा हो गया, एक डब्ल्यू की वैल्यू फिर छोटी आई, एक बहुत बड़ी आ गई, फिर थोड़ी बड़ी चलते रहे, फिर एकदम से छोटी वैल्यू आ गई। स्पाइक्स नहीं आएंगे। स्पाइक समझते हैं ना, कि अगर वेट्स का जो है मैं ग्राफ बनाना शुरू करूं तो यूं नहीं चलेगा, यहाँ चला गया फिर यहाँ आया नीचे, ठीक है, अब नीचे थोड़े थोड़े वेट आ रहे हैं फिर एकदम से बड़ा हो गया, ये नहीं चलेगा, बल्कि रेगुलर हो जाएगा। एक खास रेंज के अंदर जो है वेट्स जो है वो आ रहे होंगे, उसका नहीं भागे। तो दिस इज कॉल्ड वेट रेगुलराइजेशन। ये जो हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं इसके ऊपर, इसको वेट रेगुलराइजेशन कहते हैं। एंड इट इज डन बाय एडिंग लॉस फंक्शन ऑफ द नेटवर्क अ कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे नेटवर्क का लॉस फंक्शन है उसको एक कॉस्ट लगा देंगे, यानी एक समझ लें एक तरह का टैक्स लगा देंगे, एसोसिएटेड विद हैविंग द लार्ज वेट्स। अच्छा, ये वाली बात क्या है, इसको मैं आसान जबान में समझाता हूँ। जिस तरह हमारे यहाँ बिजली के बिल आते हैं ना, हमारे यहाँ का मसला क्या है कि जितने ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे उतना आपका टैरिफ पर यूनिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ भाई, पता है ना सबको ये बात? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। क्यों होता है ऐसा? हम ज्यादा यस कंज्यूम सर। कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सस्ती मिलनी चाहिए यार, हम आपके अच्छे कस्टमर हैं, आप हमें ही उल्टा महंगा दे रहे हो। क्यों करते हैं ऐसा? सर इलेक्ट्रिसिटी ताकि कम कम से कम है। इस्तेमाल करें। ताकि इन्होंने बिल्कुल सही बात की है, ताकि आप बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें, फालतू जाया ना करें। ये बेहतरीन मिसाल है इस चीज को समझने के लिए कि हम पर उन्होंने कॉस्ट लगा दी कि देखो ज्यादा यूनिट, देखो कोई आपको रोक तो नहीं सकता ना, आपके घर में बिजली आ रही है, आपका जो वापडा है और आपका जो फला फला इदारे हैं वो आपको घर में तो आके नहीं रोक सकते आप। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा भाई इनके ऊपर एक तरह की ये डबल कॉस्ट लगा दो अगर ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ताकि ये खुद ब खुद इनके दिमाग में हो कि भाई अगर मैंने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो मेरा बिजली का बिल जो है वो डबल कॉस्ट पे पड़ेगा। लिहाजा अब मजबूरन हर शख्स अपने घर में कोशिश करेगा कि यार 300 यूनिट से ज्यादा ना हो, वरना 10 के बजाय 20 रुपए का यूनिट पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही काम यहाँ पे हो रहा है कि लॉस फंक्शन के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, एक कॉस्ट लगा रहे हैं। तो कह रहा है कोई ओके ओके ओके, तो लॉस फंक्शन के ऊपर क्या कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं विद हैविंग लार्ज वेट्स। अगर लार्ज वेट लॉस फंक्शन ने लिया, दिस कॉस्ट कम्स इन टू फ्लेवर, तो उसके बाद कॉस्ट लगेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, दो तरह की रेगुलराइजेशन कहते हैं।
एक L1 रेगुलराइजेशन और एक L2 रेगुलराइजेशन। द कॉस्ट एडेड, कितनी कॉस्ट ऐड होती है इसके अंदर L1 के केस में, इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेट कोफिशिएंट। ठीक है, जितना ज्यादा वेट कोफिशिएंट होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उसके प्रोपोर्शनल होती है L1 रेगुलराइजेशन में। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फार्मूला डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि L1 रेगुलराइजेशन में प्रोपोर्शनल होगी कि अगर जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहेगी। L2 रेगुलराइजेशन में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होती है पर हायर ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेट कोफिशिएंट्स। ये प्रोपोर्शनल होती है वेट कोफिशिएंट जो आया है उनकी वैल्यू के स्क्वायर के। वेट L1 कोफिशिएंट सर के इधर लेयर को L1 L2 लेयर 1 लेयर 2 को नहीं रिप्रेजेंट नहीं नहीं, L1 जो है ना एक डिस्टेंस होता है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मशीन लर्निंग की बुक के अंदर। L1 के दो फार्मूले हैं, L1 और L2 के। ये फिक्स वैल्यूज या वेट्स के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। इफ यू हैव फीचर वेक्टर्स पोटेंशियल कार्स यू बाय, अच्छा ये x और ये y डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कहलाता है जो हम कैलकुलेट करते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। स्कॉलर्स कॉल दिस L2 नॉर्मलाइजेशन। इसमें L0 नॉर्मलाइजेशन भी है, L1 नॉर्मलाइजेशन भी है उसमें, ठीक है। तो ये एक तरह का डिस्टेंस होता है। यहाँ फॉर्मूले दिया हमें Ln नॉर्मलाइजेशन Ln तक जाती है, L2 L3 L4 उसके अंदर चेंजेस होती जाती हैं और ये L इंफिनिटी तक नॉर्मलाइजेशन जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो अभी भाई इतना जान लें कि ये इट्स अ टाइप ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक कि हम पेनल्टी जो है वो अपने मॉडल पे जो है वो इम्पोज करते हैं। तो L1 नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेट्स और L2 रेगुलेशन इज आल्सो कॉल्ड वेट डिके। ये नाम याद रखिएगा कि L2 रेगुलराइजेशन का दूसरा नाम है वेट डिके। वेट डिके इज मैथमेटिकली द सेम एज L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, देखें यहां पर हमने वही मॉडल लिया हुआ है 16 वाला, और बस आपको यहाँ पर रेगुलराइजर्स इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि हमें रेगुलेशन लगानी है। हमने यहाँ पर एक पैरामीटर और लेयर के अंदर लगा दिया है कर्नल रेगुलराइजर, और इसको हमने बोला है रेगुलराइजर्स डॉट L2। L2 पर हमने जी सर ये जिस तरह से हम अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन फंक्शन लॉस फंक्शन यूज करते हैं, तो रेगुलाइजर्स भी हमें अप्रोप्रिएट यूज करने पड़ेंगे? जी हाँ, जी हाँ, राइट। दोनों अप्लाई करके चेक करेंगे। 0.001 ये वो पेनल्टी है अगर वेट स्पाइक चला जाएगा, प्रीवियस वेट से बहुत ज्यादा जा रहा होगा, तो वो उस वेट को 0.001 से मल्टीप्लाई करके छोटा कर देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, अगर आपके पास 500 वैल्यू है तो 5 बन जाएगी। यहाँ लिखा हुआ इस बारे में L2 001 मीन्स एवरी कोफिशिएंट इन द वेट मैट्रिक्स, जितने भी वेट जनरेट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर, द लेयर विल एड 0.001 मल्टीप्लाई बाय वेट कोफिशिएंट वैल्यू। सारे वेट कोफिशिएंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 से टू द टोटल लॉस ऑफ द नेटवर्क। नोट दैट दिस बिकॉज दिस पेनल्टी इज ओनली एडेड एट ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग टाइम पे ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज होती है। द लॉस फॉर दिस नेटवर्क विल बी मच हायर एट द ट्रेनिंग देन द टेस्ट टाइम। तो ट्रेनिंग टाइम पे क्योंकि लॉस के अंदर पेनल्टी ऐड हो रही है, तो लॉस जो है वो ट्रेनिंग में आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप टेस्ट में जाएंगे तो आपको ये कम नजर आएगा, लाइक दिस। L2 रेगुलराइज मॉडल जो है, जब उसको रेगुलराइज करना
उस पर क्या फर्क आया। कहते हैं, अभी शोज द इम्पैक्ट ऑफ L2 regularization penalty. As you can see, the model with L2 regularization dots has become much more resistant to overfitting. उसने यहाँ लड़ाई शुरू करी है, ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, लॉस ने बढ़ना शुरू किया था, लेकिन रेगुलराइजेशन ने उसको दोबारा क्या किया, गिराना शुरू किया, और रेगुलराइज होके वो बजाय प्लस की तरह शूट करने के वो एक खास पैटर्न के साथ बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो नहीं गया है। इसकी वजह जो है वो क्या है कि ये इस पे रेगुलराइजेशन जो है उसको पेनल्टी लगा के वेट्स को कंट्रोल कर रही है। और दोनों कह रहे हैं इवन तो बोथ मॉडल्स हैव द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, लेयर वेयर सब बराबर हैं, सिर्फ रेगुलराइजेशन का फर्क है, जिससे काफी चीजें जो है वो कंट्रोल में आई है। तो ऐसा हो सकता है कि आप रेगुलराइजेशन ना भी लगाएं तब भी आपके सही हो जाए, लेकिन आप कभी आपको लगानी पड़ भी सकती है। हो सकता है कि 4-5 टेक्निक एक साथ मॉडल पे अप्लाई करनी पड़ जाए। हो सकता है शुरू की 1-2 टेक्निक से ही आपका काम बन जाए, हो सकता है खाली आपको रेगुलराइजेशन लगाने से काम बन जाए। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये बता दिया है कि भी कितने किस्म के अवेलेबल हैं, L1, L2, ठीक है। तीसरी टेक्निक है एडिंग ड्रॉप आउट। सर ये भी हिट एंड ट्रायल ही होगा या ये देखना पड़ेगा कि अगर सब हिट एंड ट्रायल है, सब हिट एंड ट्रायल है। सर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अब ये वाला जो मॉडल हम देख रहे थे इसमें देखा हमने कि इसका लॉस जो है वो बड़ा ज्यादा शूट कर रहा था। हाँ। तो अगर मतलब इस तरह की सूरत हाल है तो फिर हम रेगुलर जो है वो L1 या L2 यूज करेंगे। हाँ। या L1 कहाँ पे यूज करेंगे और L2 कहाँ पे यूज करेंगे? नहीं बता सकते ना, दोनों अप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने L2 रेगुलेशन यूज किया, ये आ गया, हो सकता है आप L1 इसी पे L1 यूज करें और अच्छा हो जाए, ठीक है। वैसे इन्होंने स्टैंडर्ड रखा है तो कुछ हिट एंड ट्रायल के बाद ही बुक में लगाए होंगे, तो वो आप चेक करना पड़ेंगे आपको। जी बेहतर। अच्छा जी, अगली हमारी टेक्निक है एडिंग ड्रॉप आउट, के ड्रॉप आउट लगा दें। ड्रॉप आउट कैसा होता है? ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि अगर आपके मॉडल ने ज्यादा सीख लिया है, यानी ओवरफिट करना शुरू कर दिया, तो अब आप मॉडल को जो है ना वो उसकी पिटाई लगाएंगे कि तुमने ज्यादा क्यों सीखा। हाँ, उसकी लर्निंग जो उसने ज्यादा सीख ली है ना, उसका दिमाग खोल के उसमें से वो ज्यादा लर्निंग जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ लर्निंग निकाल मसला है जी, ज्यादा सीखना भी मतलब ठीक नहीं है। हाँ, ज्यादा सीख के ओवरफिट हो जा रहा है ना। अच्छा। हाँ, नहीं, ज्यादा सीख के वो स्पेसिफिक हो जाता है, जनरल नहीं रहता, बस ये मसला होता है ना। ठीक है सर। अच्छा, अब ड्रॉप आउट में क्या होता है? जी, जितनी डिटेल्स हमें चाहिए वो उससे ज्यादा डिटेल्स लेके आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही सर इशू है। नहीं, देखो, अगर लर्निंग इसकी ज्यादा हो जाए। मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, मैं अपने मॉडल को ट्रेनिंग करा रहा हूँ कि भाई वो क्लासिफाई कर सके इमेज के अंदर एक चेयर को और एक टेबल को। दो किस्म का डाटा है, समझ लीजिएगा इसको दोबारा से। चेयर और टेबल मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है वो सारी चेयर्स जो है ना वो वाली हैं जो ऑफिस चेयर्स होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर टेबल के साथ जो ऑफिस चेयर रखी होती हैं व्हील वाली, उसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग करा दी। अच्छा, क्योंकि मॉडल जब ट्रेनिंग में आया है तो वो 0 मीटर है, बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा है, समझ लो नेसेंट।
उसे कुछ मालूम नहीं। अब क्या हुआ कि अब उसने चेयर्स में उसे दिखाता रहा और लेबल देता रहा कि ये भी चेयर है, ये चेयर है, ये चेयर है। उसने मुख्तलिफ किस्म की ऑफिस चेयर्स के ऊपर ट्रेनिंग ले ली। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो हर ऑफिस चेयर तो मैंने कहा नहीं, ऑफिस चेयर को मैंने चेयर कहा है। वो क्या कर रहा है भाई, बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना शुरू हो गया। अब मैं मुझे ऑफिस चेयर दिखाता हूँ किसी भी किस्म की, तो वो बड़ी अच्छी जो है ना उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेता। यूं समझ लो कि बेहतरीन ट्रेनिंग हो गई। लेकिन मसला ये ऐसा हुआ कि मैंने अब करा तो दिया एक तरह का डेटाबेस ट्रेनिंग। अब जब मैंने उसको स्कूल चेयर दिखा दी, बच्चों की जो चेयर होती है स्कूल की है वो भी चेयर, लेकिन क्या हुआ, वो उसको चेयर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही तरह का डाटा उसे दिखाया है जिसपे उसकी ट्रेनिंग हुई है, और वो स्पेसिफिक हो गया है कि अब शायद दुनिया में चेयर जो होती है वो ऐसी ही होती है और कोई चीज चेयर नहीं होगी। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि जो फीचर्स उसने ऑफिस चेयर्स के अंदर लर्न किए हैं, जो पैटर्न्स लर्न किए हैं, उन्हीं पैटर्न्स के तहत अब वो चेयर को आइडेंटिफाई करेगा। जबकि दुनिया में और भी किस्म की चेयर्स होती हैं, स्कूल चेयर्स हो गई, घर में रखी हुई चेयर हो गई, बच्चों की छोटी चेयर हो गई, वो सब चेयर हैं। लेकिन क्योंकि उसने स्पेसिफिकली अब एक ही चीज को चेयर मान लिया है उसी चीज का डाटा देख देख कर, तो अब वो किसी और दूसरी चीज को चेयर जो है वो नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है कि वो स्पेसिफिक हो जाता है अगर उसके पास एक ही तरह का डाटा आता रहे, ठीक है, जिसपे वो लर्निंग करता रहे, या डाटा कम हो कि भाई वो सारे पैटर्न से लर्न कर लिए, अब हर चीज लर्न कर ली है। तो अब अगर पैटर्न जरा सा चेंज भी होगा, जिस तरह चेयर के केस में हो रहा है कि है वो चेयर ही, लेकिन उसका पैटर्न जो है जरा सा दूसरा है। लेकिन अगर वो जनरलाइज ट्रेन हुआ होता, वो बजाय ऑफिस चेयर की स्पेसिफिकेशन पे ट्रेन होने के बजाय वो जनरल ट्रेन हुआ होता कि भाई चेयर के 4 नीचे पाँव होते हैं, उसके साइड आर्म रखने के लिए जो है ना वो जगह होती है, पीछे टेक लगाने की जगह होती है, ऐसी कोई भी चीज होगी उसको चेयर कहा जा सकता है। तो ये जनरल होता। अब उसके पास दुनिया की कोई भी चेयर आती, ऑफिस चेयर होती, घर की चेयर होती, स्कूल चेयर होती, कोई भी चेयर होती, या हेयर बार्बर की चेयर होती, कोई भी चेयर होती, वो उसमें उन जनरल फीचर्स को देखता, कि ये जनरल फीचर हैं तो ये चेयर है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग क्योंकि एक ही तरह की चेयर पे हुई है और बार बार वही चेयर देख के उसने अब स्पेसिफिक फीचर्स लर्न कर लिए कि यार यही जो है ना वो फाइनल चेयर है, अब कोई भी चीज जो है ना वो चेयर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, जनरल ट्रेनिंग का और स्पेसिफिक ट्रेनिंग का, कि जनरल में वैरायटी ऑफ डाटा कवर हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो रहा है, ठीक है, अगर 60-70% फीचर्स मैच कर रहे हैं तो वो कह देता है कि हाँ ठीक है यार, ये जो है ना चेयर ही है या ये इसी क्लास से बिलोंग करता है। वो स्पेसिफिक में क्या हो जाता है कि वो 100% फीचर्स ढूंढना शुरू कर देता है दिखाए जाने वाले डाटा के अंदर। अगर मैच नहीं करते तो जी वो बिलोंग नहीं करता उस क्लास से। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर, अभी सर। तो dropout is one of the most effective and the most common used regularization technique for neural network developed by Jeff Hinton and student in the University of Toronto. Dropout क्या होता है? Applied to a layer consists of randomly dropping out number of features of the layer during training. During training ये क्या करता है? ये कुछ फीचर्स को ड्रॉप आउट कर देता है। यानी अब होता क्या, हमने कहा ना, जब स्पेसिफिकेशन की तरफ हमारा मॉडल जा रहा होता है तो वो हर फीचर के ऊपर 100% काम करना शुरू कर देता है कि भाई जो ये, अगर किसी के बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हर बंदे के बाल जो है ना वो क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर वो बड़े बालों वाली तस्वीरें देख रहा है तो अब हर बंदे वो समझ लेगा कि अब जो भी बंदा होगा उसके बाल बड़े ही होंगे, छोटे हैं तो बंदा नहीं है।
तो अब ये क्या करता है, ड्रॉप आउट जो करता है, ये अगली लेयर में जाने से पहले ड्रॉप आउट लेयर जो है फीचर्स को ड्रॉप कर देती है। दो के वो काम के फीचर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन फीचर्स को ड्रॉप कर देती है। यानी जो लर्निंग उसने की है पिछली लेयर के अंदर, उस लर्निंग में से उसकी लर्निंग को चुरा के उसके दिमाग से निकाल के फेंक देती है कि भाई तुम ये ज्यादा सीख रहे हो, जरा हल्के हो जाओ। लेट्स से अ लेयर वुड नॉर्मली रिटर्न अ वेक्टर दिस। ये वेक्टर आया अगली लेयर में जाने के लिए, आउटपुट आया है अगली लेयर में जाने के लिए। पिछली लेयर का आउटपुट है, अगली लेयर में जाने के लिए इनपुट बन गया। फॉर अ गिवन इनपुट सैंपल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप आउट दिस वेक्टर विल हैव अ फ्यू जीरो एंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम। ड्रॉप आउट लगाने के बाद कुछ एंट्रीज जो है वो क्या हो जाएंगी, रैंडमली जीरो हो जाएंगी। तो एक नुकसान इसके अंदर है। नुकसान क्या है, हो सकता है कि वो रैंडम के चक्कर में, रैंडम की वजह से ऐसे फीचर्स को ड्रॉप कर दे जो वाकई जरूरी थे उसके लिए। ठीक है, जो वाकई उसको जनरलाइज कर रहे थे, आप रैंडम ने उन जनरलाइज को ही उड़ा दिया और स्पेसिफिक को छोड़ दिया। तो दिस इज पॉसिबल कि ड्रॉप आउट लगाने के बाद जो है मामला और बिगड़ भी सकता है। ये मेरा अपनी अजम्पशन है ना। तो सर गैम्बल है तो मतलब एक तरह का ये। हाँ भाई, उसने अच्छे वाले फीचर्स को ही ड्रॉप मार दिया रैंडम में, तो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है कि ये ड्रॉप करे, हम तो देख ही नहीं रहे उसको। दिस ड्रॉप आउट रेट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फीचर्स दैट आर जीरोड आउट। तो एक डेफिनेशन है, ड्रॉप आउट रेट किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भाई फ्रैक्शन ऑफ द फीचर्स दैट आर जीरोड आउट। जैसे यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 3 4 5 फीचर्स हैं, 5 में से कितने जीरो कर दिए, 1 2 2/5 इसका जो है वो ड्रॉप आउट रेट है, 2/5। इट इज यूजुअली बिटवीन सेट टू 0.2 एंड 0.5। यानी 50% डाटा जो है लेयर के अंदर से निकलने वाला वो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं 20% और 50% के दरमियान। 50% ज्यादा नहीं करेंगे वरना कुछ बचेगा ही नहीं। एट टेस्ट टाइम नो यूनिट्स आर ड्रॉप्ड आउट। टेस्टिंग में ड्रॉप आउट नहीं होता, सब ट्रेनिंग में होता है। देयर लेयर्स आउटपुट वैल्यूज आर स्केल्ड डाउन बाय द फैक्टर इक्वल टू द ड्रॉप आउट रेट। तो टेस्टिंग में जो है ड्रॉप आउट नहीं होता, लेकिन वो मॉडल जो है वो खुद ही स्केल डाउन कर देता है टू बैलेंस फॉर द फैक्ट दैट मोर यूनिट्स आर एक्टिव देन ट्रेनिंग टाइम, ताकि वो ट्रेनिंग टाइम के दौरान जो है वो नंबर ऑफ यूनिट जो है वो प्रॉपरली एक्टिवेट रहें। लगाते कैसे हैं ड्रॉप आउट? सिंपल, आपने ड्रॉप आउट की लेयर लगानी। सिंपली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देख लें, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 50% ड्रॉप आउट किया है तो आधी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। एक ये 0.3 को जीरो कर दिया, ये जीरो पहले जीरो था, फिर ये जीरो पहले जीरो था, ये 0.2 को जीरो कर दिया है, फिर ये 1.2 जीरो हो गया है, फिर नीचे 0.5 0.1 ये दोनों जीरो। ये सर किस बेस पे जीरो करेगा? रैंडम 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 हमने कहा रैंडम। ये आप सिर्फ उसको बताएंगे कि कितने % ड्रॉप आउट लगाना है, आप सिर्फ ये बताएंगे। आपने कहा 20% लगाना है, ओके। लेयर के बाद, इस लेयर से निकलने के बाद देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या किया, इस लेयर से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। मैंने कहा भाई अगली लेयर में जाने से पहले 50% फीचर्स को ड्रॉप मार दो। फिर अगली लेयर में जाने से पहले मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 20%, यहाँ पे कह सकता हूँ 30%, 10%, व्हाटएवर आपकी चॉइस है। तो ये ड्रॉप आउट लेयर है, ठीक है, ये ड्रॉप आउट लेयर है। इसका साइज और इसके परसेंटेज जो है वो आप खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हर लेयर के बाद आप ड्रॉप, जी जी सर ये 20% और 50% से ज्यादा भी हम कर सकते हैं ड्रॉप आउट? बेटा कॉमन सेंस थोड़ा सा मेरा ये कहता है कि डाटा में से अगर आप 50% डाटा ड्रॉप कर देंगे तो ये अगली लेयर में जाएगा क्या, बहुत थोड़ा रह जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, फिर लर्निंग मुश्किल हो जाएगी। क्या कहती हैं आप? यस सर। ठीक है ना। और अगर 20% से कम छोड़ दूंगा तो ये
बहुत कम भी लग रहा है, तो अच्छा 20 सर, से एक 50 के दरमियान सही है। एक और चीज है कि जब पहला ड्रॉप आउट लगाया तो जो टोटल फीचर्स थे उसके 50% तो ड्रॉप आउट हो गया। हाँ जब जो नेक्स्ट में जा रहा होता है इनपुट, वो पिछले का ही एक्चुअली जो है ना का वही इनपुट होता है जो पिछली लेयर से आ रहा होता है। पिछले का आउटपुट अगले के लिए इनपुट होता है। हाँ, तो वो अगर अगले पे फिर हमने 50% लगा दिया तो इसका मतलब है कि टोटल 75% फीचर तो हमने विड्रॉ कर लिए। 75 हो गया ना, क्योंकि ऊपर से 50% डाटा आया था, बट 50 का फिर हमने 50 ड्रॉप नहीं, कर दिया, तो इसका मतलब उसमें 25% डाटा ओवरऑल रह गया जो इनपुट था। उसमें ये हो सकता है कि जो जिस लेयर ने अपना आउटपुट भेजा है, उस आउटपुट जिसने निकाला था उसके पास 100 न्यूरॉन थे, ठीक है, राइट। 100 न्यूरॉन थे। अब 100 का वेक्टर जो है वो आगे, मैं कहता हूँ 80 की लेयर खड़ी है, 80 में जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन बीच में ड्रॉप आउट लगा दिया हमने, तो ड्रॉप आउट लगाने के बाद ये 100 में से 100 निकल के जा रहे थे ना, ये कम हो जाएंगे, ठीक है, ये कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 20% ड्रॉप कर दो, तो अगली 80 के अंदर ये 80 चले गए, 80 के अंदर 80 चले गए। अब 80 हमारा 100% है। अब 80 में से मैंने कहा अभी 30% ड्रॉप कर दो, तब वो 80 का 30% ड्रॉप करेगा, यानी 80 में से जितने भी निकल रहे थे उसका 70% जो है वो आगे जाएगा। इस तरह चलेगा। नहीं, वो चल वैसे ही रहा है, लेकिन अगर हम इन द एंड ऑफ द डे देखें तो पिछला ड्रॉप आउट और ये ड्रॉप आउट ऐड करके तो जो ओवर इंटेंडेड था वो असल में जो उन्होंने कहा है ना कि 0.2 से 0.5 यानी कि 20% से 50% होना चाहिए, तो इन एक्चुअल वो 50% से बढ़ चुका हुआ है ओवरऑल डाटा पे। अगर देखें जब शुरू से चले थे 100% डाटा आया था, इस वाले केस में देखें तो इसमें एक्चुअली जब सेकंड ड्रॉप आउट के बाद हम 25% फीचर भेज रहे हैं, यानी कि जो हमें मिल रहे हैं, अगर उस परसेंटेज के लिहाज से देखें तो ये ओवरऑल जो है ना इफेक्ट जो है वो 50% से बढ़ गया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जब वो एक लेयर से दूसरी लेयर में आ गया ना, यानी 100 वाली लेयर से निकल के मैंने कहा 80 वाली लेयर्स में आ गया जी, तो अब वो 80 वाली लेयर जो है वो उसकी 100% लर्निंग है। एग्जैक्टली अब मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अब ये नहीं कह, अब वो इनपुट फीचर वाली बात छोड़ दें कि इनपुट फीचर्स में से इतने फीचर कम हो गए। अब ये देखें कि अब 100% लर्निंग जो है ना वो उसकी वो 80% वाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फीचर तो वो वैसे ही हमारे न्यूरॉन जो है ना उसको वैसे ही ड्रॉप करते हैं, क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग तो हम करते नहीं, हम डाटा सिर्फ दे देते हैं, तो बहुत सारा डाटा हमने देखा था फिल्टर की तरह जो है ना पीछे रह जाता है, ठीक है। तो वो आपके वो वाली बात सही है कि मैंने शुरू में 100 दिया था लेकिन पहुंचा वहां पे 20% पहुंचा एंड द एंड। तो असल में वो अगर आप कॉर्नर से कॉर्नर देखेंगे तो आपको 20% नजर आएगा, लेकिन आप ये इस बात को समझे कि दरमियान में जो स्टॉप है वो स्टॉप उसके लिए हर स्टॉप 100% है, ठीक है। तो अब हम अपनी लास्ट स्टॉप की रिस्पेक्ट से देखेंगे कि कितने परसेंट डाटा आ रहा है, क्योंकि डाटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है ना, शक्ल, हियत, क्वालिटी, न्यूमेरिक वैल्यू सब चेंज हो चुकी है। वो इस वजह से हम उसको इस एंगल से नहीं देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या था और एंडिंग पॉइंट पे क्या था। हम पर लेयर के हर लेयर के बाद हम देखेंगे, हर लेयर से हमारा आउटपुट 100 है। थैंक्स। मैंने कहा इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप पहली लेयर के बाद लगा लें, दूसरी लेयर के बाद लगा लें, हर लेयर के बाद लगा लें, या एक ही लेयर के बाद लगाएं। सर भाई माइट भी मैंने यहाँ पर 16 लगाए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि 16 मेरे इनपुट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो मैं अगली लेयर में ड्रॉप आउट लगा देता हूँ, क्योंकि इसने ज्यादा सीख लिया होगा, चलो निकालो बाहर। सर ये हर लेयर के बाद देखना पड़ेगा ड्रॉप आउट? जी हाँ बेटा, हिट एंड ट्राई आपको करना पड़ेगा। सर ये ड्रॉप आउट वेट्स को 0 कर देता है ताकि वो आगे कम इफेक्ट पड़े? दोबारा बोले, मैंने सुना नहीं सही से। सर ये वेट्स ड्रॉप आउट जो है ये वेट नहीं है, मैंने यहाँ क्लियरली ये बात यहाँ हाईलाइट की है कि इट्स नॉट अ वेट। ये कहता है ड्रॉप आउट अप्लाइड टू हैंडल ड्रॉपिंग आउट नंबर ऑफ आउटपुट फीचर्स।
वेट और बायस इनपुट से मल्टीप्लाई होके एक फीचर बना, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हुआ। अब जो वैल्यू निकल रही है ना फाइनली अगली लेयर में जाने के लिए, उनमें से वैल्यूज को क्या करता है, वो ड्रॉप करता है, वेट को ड्रॉप नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। सर एक क्वेश्चन था एक यस सर अगर ऐसा हो कि आपने कोई एमनेस्ट का डाटा सेट है 9 लिखा हुआ है, 9 को आपने 50% ड्रॉप आउट किया उसके पिक्सल, तो वो 4 की तरह का बन गया, तो आपने नहीं इनपुट नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ वो इस तरह नहीं है। मैं चलो उसको समझाता हूँ। अभी जो इतनी हमने बात की है वो क्या है, देखो ये हमारे पास, समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, मैं इसको अपना 9 बना देता हूँ। ये हमारे पास आपने कहा ना कि 9 है, ये हमारा डाटा था ना। जी सर। ठीक है। जब पहली बात तो देखो ये समझो कि मशीन के पास ये 9 वाइन नहीं जा रहा होता। ठीक है। मशीन के पास 2 पिक्सल जा रहे होते हैं, यानी आपने और उन पिक्सल के साथ भी आपने क्या किया कि उनको फ्लैट कर दिया, हाँ जी एक एरे बना दी। ठीक है। 800 ऑन जो है वैल्यूज जा रही। ठीक है सर। अच्छा जी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास न्यूरॉन में चला गया। ऐसे हमारे पास, मैंने कहा यार नीचे तक जो है ना 10 न्यूरॉन लगे। अब यहां से कितने आउटपुट निकलेंगे? 10 ही निकलेंगे ना। जी सर 10 निकलेंगे। तो यानी मैं कह सकता हूं कि अगला जो वेक्टर होगा उसमें कितनी वैल्यूज होंगी? 10 होंगी। 10 वैल्यूज होंगी। बात समझ आ रही है? अब मैं इन 10 में कह रहा हूं कि भाई ड्रॉप आउट कर दो। अच्छा। ये जो फीचर निकले हैं मैंने इसमें से क्या किया, भाई ये 30% जो है ना ड्रॉप आउट कर दो। सर इनपुट लेयर पे ड्रॉप आउट नहीं होता? नहीं, इनपुट लेयर पे तो एक बार इनपुट जाएगा ही ना। अगर इनपुट लेयर पे ड्रॉप आउट कर देंगे तो वो इमेज ही खत्म हो जाएगी ना। वही मैं कह रहा था। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पे ड्रॉप आउट हो रहा है। ठीक है सर, सही है। ठीक है। तो यहाँ से हम हटा रहे हैं उसको और वो आगे जा रहा है, तो इससे हमारे 9 पे 4 पे होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो सारी कहानी जो है ना, पहली इनपुट आउटपुट पहली हमारी मिडिल हिडन लेयर में जाने के बाद ही ये 9 वाइन तो सब मलियामेट हो गया। अब वो सिर्फ नंबर्स रह गए, पैटर्न्स रह गए। ठीक है सर, सही। थैंक यू सर। ठीक है। तो टू रिकैप, दीज आर द मोस्ट कॉमन वेज टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग इन द न्यूरल नेटवर्क। पहला था गेटिंग मोर डेटा, रिड्यूसिंग द नेटवर्क कैपेसिटी, एडिंग वेट रेगुलेशन और एड ड्रॉप आउट। तो इनमें से कोई सी भी जो है ना वो हम लगा सकते हैं टेक्निक। कोई सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि तकरीबन हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। आगे थ्योरेटिकल बातें हैं कि वर्क फ्लो ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है। वही होता है भाई, प्रॉब्लम डिफाइन करना, उसके लिए डाटा कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस तैयार करना, मेजर ऑफ सक्सेस यानी एक्यूरेसी मैट्रिक्स का चूज करना, इवेल्युएशन प्रोटोकॉल कि भाई आप कौन से वैलिडेशन इस्तेमाल करेंगे, डाटा की प्रिपरेशन, क्या आप डाटा को नॉर्मलाइज करना है, क्या करना है, फिर मॉडल, आपने बेसलाइन मॉडल बनाया। जी बोले सर। ये जो K4 वैलिडेशन है इसको काइंडली बता दें कि किन सर्कमस्टांसेस में हम ये करते हैं। जब आपके पास डाटा कम होता है और आपको लगता है कि इसमें से मैं इतना कम डाटा है, वैलिडेशन के लिए और टेस्ट के लिए डाटा निकालूंगा या निकालूंगी तो डाटा बचेगा ही नहीं मेरे पास। तो फिर हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 सेट बनाते हैं, ट्रेनिंग के और टेस्ट के। फिर जो ट्रेनिंग सेट होता है उसके अंदर हम K-फोल्ड वाला तरीका लगाते हैं, ताकि वो डिफरेंट चंक्स जो हैं उसी के अंदर से घूम घूम के जो है नया नया चंक ऑफ डाटा जो है वो वैलिडेशन बनता रहे और हमारा काम जो है वो चलता रहे। कम डाटा जब होगा तब इम्प्लीमेंट करेंगे, ज्यादा डाटा में भी कर सकते हैं,
ज्यादा डाटा हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा मॉडल को जो है ना बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जितने चंक आप बनाएंगे उतने फोल्ड बनेंगे, उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर जो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये कि अगर ज्यादा डाटा है तो आप नॉर्मल काम करें। जी सर लेस डाटा ट्रेनिंग का या टेस्टिंग का? लेस डेटा ट्रेनिंग का नहीं, ओवरऑल डाटा। हम उसी डाटा में से तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग अलग निकालते हैं बेटा, जी सर। समझ रहे? उसी डाटा में से हम ट्रेनिंग अलग करते हैं, टेस्टिंग अलग करते हैं ना। यस सर। मसला होता है। सर वैसे लेस डाटा जो है वो मतलब 30% डाटा हो या किस सेंस में लेस डाटा हम कह रहे हैं? कितने नहीं, परसेंट अगर हो तो लेस देखो डाटा देखो कंसिडर? मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह हमने हाउसिंग प्राइस वाली एग्जांपल करी, उसके अंदर 500 के करीब रिकॉर्ड्स थे। जी अच्छा, सर। डीप लर्निंग मॉडल के लिए 500 के करीब रिकॉर्ड ऐसे ही हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। सुना है ना मुहावरा, जी ऊंट के मुंह में जीरा? इतने कम है डीप लर्निंग मॉडल्स को। अगर 2 लेयर का ये मॉडल है ना, तब भी उसे कम से कम थाउजेंड्स, मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स का रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ही कम था, तो हमें करना पड़ा। अगर आपको लगता मेरे ख्याल से नॉर्मली अगर आपके पास 10,000 से कम रिकॉर्ड है और आप डीप लर्निंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको के फोल्ड कर लेना चाहिए। राइट सर। ठीक है, ये मेरी अजम्पशन है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, बेस लाइन मॉडल क्या होता है? बेस लाइन मॉडल वो मॉडल होता है जो आप हिट एंड ट्रायल करने के लिए पहली दफा बनाते हैं, रैंडम सिलेक्शन करते हैं। क्या चलो यार ऐसा करते हैं, डेटा को देख के अपने अंदाजे में 3 लेयर लगा देता हूँ। ठीक है, ये जो पहला मॉडल होता है बेस लाइन मॉडल होता है, इसके ऊपर एक्यूरेसी अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हमें पता है, एक्टिवेशन, लॉस फंक्शन, आरएमएस प्रॉप और सारी चीजें। ये कुछ हिंट्स दिए हैं उन्होंने कि क्या करना चाहिए। स्केलिंग अप, डेवलपिंग अ मॉडल दैट ओवरफिट, ऐसा मॉडल बनाना जिससे हमारा मॉडल जो है ओवरफिट हो जाए 100%। हम जानबूझ के चाह रहे हैं हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? वही टेक्निक्स हैं जो ओवरफिटिंग को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी ओवरफिटिंग को खत्म कैसे करते हैं? डाटा बढ़ा दें। अगर हम अपने एग्जिस्टिंग डाटा को कम कर दें तो यकीनन हमारा मॉडल क्या हो जाएगा? ओवरफिट हो जाएगा। अगर हम अपने नेटवर्क के साइज को और बड़ा कर दें तो यकीनन हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं मॉडल को ओवरफिट करने के लिए। इन्होंने यहाँ क्या बताया? लेयर्स बढ़ा दो, साइज बड़ा कर दो, ट्रेनिंग इपॉक्स और ज्यादा बढ़ा दो, तो इन सूरतों में हमारा मॉडल जो है वो 100% ओवरफिट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप? ये प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं वो कि अगर आपने ओवरफिटिंग से लड़ाई करना सीखना है तो पहले एक ऐसा मॉडल मार्केट में लाना पड़ेगा जो ओवरफिट हो। तो आप कोई भी मॉडल बनाएं, बेसलाइन मॉडल बनाने के बाद उसके अंदर ये सारे काम करें और यकीनन आपका मॉडल जो ओवरफिट हो जाएगा। अब आप वो सारी टेक्निक्स जो आपने पढ़ी हैं वो अप्लाई करना शुरू करें ताकि आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए, काम करना शुरू हो जाए। ड्रॉप आउट लगाना, आर्किटेक्चर अप्लाई करना, रिमूव लेयर्स कम करना, L1 L2 इस्तेमाल करना। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक जो है वो आप फिर अप्लाई कर सकेंगे। तो ये हमारा जो है ना चैप्टर 4 था जो हमने खत्म किया इस मॉड्यूल के अंदर। कोई सवाल हो तो पूछें, वरना हम जो है वो अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सर एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे टेंसर फ्लो की सर्टिफिकेशन आपने कहा है, उसके लिए एक तो ये बुक हो गई और इसके अलावा जैसे एमटीए की आपका कुछ गाइडलाइन पड़ी हुई है उस पोर्टल के ऊपर, तो टेंसर फ्लो से रिलेटेड तो कोई नहीं है, तो उसके लिए क्या जो है ना मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? अभी आपको जो है वो टेंसर फ्लो की सर्टिफिकेशन करने के लिए चैप्टर 4 से आगे बढ़ के जो है ना इसका सेक्शन बी जो है इसके भी चैप्टर जो है वो करने पड़ेंगे, जो अगले मॉड्यूल में आप कवर करेंगे मॉड्यूल 3 के अंदर। ठीक है, ये तो एक कंप्लीट बुक होगी सर। इसके अलावा जो अदर देन दैट, इसके अलावा देखें, इसके अलावा जो है वो टेंसर फ्लो
की जो साइट है वहां पर गाइडलाइंस मौजूद हैं। अब मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि होता क्या है। आपका ये टेस्ट जो है वो 3 घंटे का होता है, राइट। ठीक है। 3 घंटे के इस टेस्ट में आप अपीयर होते हैं, अपने घर से भी अपीयर हो जाते हैं, कहीं टेस्टिंग सेंटर पे चले जाएं। जी इस 3 घंटे के टेस्ट में आपको 5 मॉडल्स बनाने होते हैं। राइट। और हर मॉडल की रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि ये डाटा सेट है और इस पे इतनी % एक्यूरेसी अप्लाई आनी चाहिए और ये टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी है। राइट। आप बुक खोल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपने उस डेटा को क्लीन करना है, सही फॉर्म में लाना है, मॉडल के अंदर देना है, मॉडल को जो है ना ओवरफिटिंग वगैरह आ रही है उसको खत्म करना है। आपका पहला मॉडल तैयार हो गया, अब आप दूसरा डेटा सेट पे काम शुरू करेंगे। इस तरह आपने 3 घंटे के अंदर जो है वो 5 सबमिट कराने हैं उनको, वो रिव्यू में जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा कि आपने ये मॉडल जो है वो सही बनाए और फिर आप सर्टिफाइड हो जाएंगे। इसमें कोई MCQs बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, कोई थ्योरेटिकल टेस्ट नहीं होगा, हर चीज सिर्फ डेटा सेट्स मिलेंगे आपको और उसको आपने कंप्लीट करके सबमिट कराने। स्किल बेस्ड है कि आपने एक्चुअल करना, स्किल जैसे बेस्ड, टोटल स्किल बेस्ड। जैसे CCIE होती है सर सर्टिफिकेशन के। तो सर जी ये करेंगे फिर हम, मतलब लाइक ये हमारा टारगेट है इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर पे फिर जाएंगे? नेक्स्ट क्वार्टर में ये टारगेट पूरा होगा क्योंकि आगे के चैप्टर भी पढ़ने हैं ना। अच्छा ठीक सर, शुरू अभी से कर लेते हैं ना सर, ताकि ये जितना इस पे ये 4 चैप्टर नहीं, के जो आप अभी जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं ना, आज पोस्ट हुए हैं, कल पोस्ट हुए हैं, ये 4 चैप्टरों में जितनी टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंट करना सीखें। 2 मॉडल तो इन शुरू के 4 चैप्टरों से आएंगे। एक रिग्रेशन का मॉडल है और एक क्लासिफिकेशन का मॉडल है। सही बनेंगे। रिगार्डिंग कैगल का जो मैंने कहा था कंपटीशन के लिए, उसके लिए कुछ आपकी डिस्कशन हुई इन हाउस? अच्छा, कैगल के कंपटीशन के लिए अभी असल में ये अभी जो आपका गैप आएगा ना, राइट सर, जैसे आपका ये अभी टेस्ट की डेट आ जाएगी, टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका नया मॉड्यूल शुरू होने में 1-2 हफ्ते लगते हैं। राइट सर। तो उन 1-2 हफ्ते में मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज करूंगा पूरी क्लास को अपने ग्रुप्स के ऊपर, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, कैगल पे पार्टिसिपेट करना सीखेंगे। राइट सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत सर जो के फोल्ड मॉडल होता है हमारा टेक्निक, उसमें हम हर चंक के लिए एक अलग से मॉडल बनाते हैं, तो नेट इफेक्ट सेम नहीं होता क्योंकि एवरेज जो निकाल लेते हैं ना, एवरेज निकाल लेते हैं ना सर। एवरेज तो निकालते हैं, लेकिन जो मॉडल हमने डिप्लॉय करना होता है वो हम किस तरह चूज करेंगे कि अच्छा ये हमने 4 बनाए थे, इनमें से ये वाला जो है ये हम यूज करेंगे प्रेडिक्शन के लिए या क्लासिफिकेशन? ये अभी जब अगले चैप्टर्स में जाएंगे ना, तो फिर आप जब कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाना शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स इन द टर्म्स मॉडल तो सिंपल होगा, लेकिन वहां आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप एक लिस्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स बना के अपने कोड में रख देंगे। यानी आपका मॉडल पहले 4 लेयर वाला एक बार आपने रन किया, वो पहली बार मॉडल रन हो रहा है, वो 4 लेयर तो 16 न्यूरॉन्स पे रन हो रहा है, उसका आउटपुट आ गया। फिर अगली बार जो मॉडल रन हो रहा है वो 16 लेयर्स, अपनी 5 लेयर 6 लेयर्स और इन पैरामीटर्स पे, इन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन और इन जो है ना ऑप्टिमाइजर्स पे रन हो रहा है, उसका आउटपुट आ गया। सारे आउटपुट आपके एक दफा रन करने से आ जाएंगे। फिर वहां पर आपने कंडीशन लगाई होगी कि जिसमें सबसे बेस्ट एक्यूरेसी है वो वाले मॉडल को सेव कर दो, तो वो उस मॉडल को जो है ना सेव भी कर देगा हाथ के हाथ। सर कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि इन 5 मॉडल्स की लर्निंग को हम कंबाइन करके एक में डाल दे ताकि सबकी पावर्स एक में आ जाए? असल में 5 मॉडल की लर्निंग कंबाइन नहीं हो सकती ना, वो तो फिर ये बिल्कुल आप ऐसी बात कर रहे हैं कि 5 बंदों ने जो है ना वो सबक याद किया है और 5 का सबक जो है ना किसी एक के अंदर डाल दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। ओके। अच्छा जी, मुझे 2 मिनट का वक्फा चाहिए, फिर हम कोई एग्जाम्पल जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है? जब तक आप लोग आपस में डिस्कशन कर लें। जो कुछ अभी अपने पढ़ा है, कोई सवालात है आपस में कर लें, ठीक है? आ रहा हूँ। राइट सर। चलो अब्दुल्ला, वो मीटिंग अभी स्टार्ट कर लो यार, जो आपने बाद में करनी थी।
जी जी असल में मैं ये सोच रहा था कि लास्ट टाइम भी हमारे लास्ट क्वार्टर में की गैप से बड़ा टाइम वेस्ट हो गया था, इस वजह से मैं ये मीटिंग करना चाह रहा कि इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि ये हमने क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में जो गैप आना है उसमें हमने क्या क्या करना है, क्योंकि मैं उनका शेड्यूल पा रहा था। June is the मैं नहीं यार ऐसा ना मैं शेयर करने वाला हूँ अ, लिंक्स और मीटिंग आईडी मीटिंग पासवर्ड अभी चैट में। तो जब ये मीटिंग फिनिश होती है तो फिर आप सब ज्वाइन कर लें। मैंने मीटिंग से रिलेटेड है। आवाज नहीं आ रही सर की। जी जी मैं कोशिश करूंगा। yes. मेरी बिल्कुल मेरी यही कोशिश है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पर लेकिन ये कि अभी टूट जाएगा हाँ इंशाल्लाह। पर लेकिन ये कि अभी मैं ये मीटिंग की आईडी शेयर कर दी है, ये सैयद भाई ने भी शेयर कर दिया ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड। जब ये हमारी सन्नासी की मीटिंग खत्म होती है हम उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर अब्दुल्ला। मैं आप लोगों का फेलो स्टूडेंट हूँ सर, ना के प्लीज नहीं यार नहीं ऐसा ना करें। अच्छा अब्दुल कादिर भाई मेरा एक मशवरा है। अच्छा अगर हम ऐसा करें कि ये जो फ्री हेलो जी अच्छा मेरा एक सजेशन है कि अगर ऐसा कर लें हम सारे लोग प्रॉपर कैगल से मैंने कल परसों बैठ के इसकी मतलब डिस्कशन की थी, तो वो बाकायदा मतलब उसके ट्यूटोरियल्स हैं, सारा कुछ है, तो उसको प्रॉपर शुरू करते हैं। या अगर फिर करें ये अभी असाइनमेंट्स हैं तो इन इस क्वार्टर के बाद बाकायदा किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ें और उसकी कोडिंग करें और उसमें जो है ना वो डिस्कशन हो जाए, तो वो फिर बहुत हमारी ही ज्यादा जबरदस्त हो अच्छी जाएगा। सर क्या नाम है आपका? आपने बहुत जबरदस्त सजेशन दी है। ये वे है कि ये किसी सीनियर या उसकी जरूरत नहीं, आप किसी ना किसी का हर एक का कोई ना कोई है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है या ये हमने स्किल्स कुछ सीखे हैं, तो अच्छा म्यूचुअल डिस्कशन से हम बिल्कुल उस पर करना शुरू कर सकते हैं। मैं मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। जी कमांड स्टडी ग्रुप। जबरदस्त। डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है। नहीं मेरा ख्याल है देखें वो प्लीज शेयर करें, वो हमें तो नहीं पता। जी जी स्टेप इंशाल्लाह। बाय स्टेप करना चाहिए। अब्दुल कादिर भाई अतीक मैं बात कर रहा हूँ तो जी जी ठीक है जबरदस्त, ये ठीक है, अच्छा है, बेहतर है कि ये मैंने कर लेते हैं। कैगल पर भी अकाउंट्स बना लिए हुए हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें की हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने मटेरियल डाउनलोड भी किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज ही व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर शेयर कर लूँ स्लैक पर, फिर आप लोग ज्वाइन कर लें। बाकी मैं मटेरियल भी शेयर किया करूंगा बीच में, कितना भी पढ़ाई वाला होगा, रिकॉर्डिंग्स होंगी। राइट अब्दुल्ला। उसके अलावा जो हमारा क्वार्टर 3 है इसके अंदर हमने डीप लर्निंग करनी है, बल्कि उसके साथ वहाँ लिखा हुआ था उनकी वेबसाइट पर कि हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रस्ट भी करनी है। अच्छा मैं सॉरी बात काट रहा हूँ। सबसे पहले ना हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, फिर हमें आसानी हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने सर से भी डिस्कस किया
सबसे ये है कि जैसे एक तो कैगल के कंपटीशन में हिस्सा लेना, एक ऑब्जेक्ट मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप इससे कोई एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी सजेशन में जी कि बिल्कुल एक तो कैगल के जो कंपटीशन उसके लिए प्रिपेयर करना, अगर फर्ज करें कि हम उसमें पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाएंगे, ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये कि इमीडिएट जो है टेंसर फ्लो की जो है सर्टिफिकेशन है, तो जाहिर है कि अभी 4 चैप्टर तो ऑलमोस्ट हम गो थ्रू कर जाएंगे, जो रिमेनिंग 4 चैप्टर हैं तो वो भी हमें इसी दौरान, जबकि नेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले ऑन आर ऑन सेल्फ हम ये कर सकते हैं, और फिर जो अदर मटेरियल भी होगा वो हम भी एक दूसरे से जो भी होगा शेयर करते रहेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो एक ही होते हैं, वो डिफरेंट बुक्स। एक सबसे पहले मैं कहता हूँ इसका डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये आपका ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें आपने डिटेक्ट करना है, ये सोनार कहलाता है। वर्ड सोनार सुना है? यस सर, जो साउंड वेव Yes, से इस समंदर के अंदर जहाजों के पास जो है ना कि जहाजों के अंदर लगा होता है, या उसके अंदर क्या कहते हैं, क्या होती है, सबमरीन्स के अंदर एक सिस्टम लगा होता है जो आगे कैलकुलेट करने के अपनी लेयर्स भेज रहा होता है समंदर में एक सर्टेन किलोमीटर के डिस्टेंस में, और वो लेयर टकरा के वापस आ रही होती है, और वो उसका जो डाटा आ रहा होता है उस डाटा को एनालाइज करके वो ये गैस करते हैं कि सामने जो चीज एंट्रेंस या रुकावट आ रही है, ये चीज नजर आ रही है, वो खुदा न खास्ता रॉक ही है या कोई माइन वगैरह तो नहीं बिछाया हुआ है कि जिससे ऊपर से गुजरे और धमाका हो जाए और मर जाए। तो अब ये यूं समझ लें कि आप उनके लिए वो मैनुअल डिसीजन लेते थे डाटा को देख के, आप उस डाटा को मशीन लर्निंग के थ्रू क्लासिफाई करा रहे हैं कि जो डाटा आ रहा है वो मशीन खुद बता देगी ये वो माइन है या रॉक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है जी, करना क्या है, क्या क्या चीजें आप सीखेंगे। यू विल डिस्कवर हाउ इफेक्टिवली यूज टेंसरफ्लो या केरस लाइब्रेरी। क्या क्या सीखेंगे भी, डाटा लोड कैसे करते हैं, ट्रेन और ट्रेस में डाटा वगैरह कैसे तोड़ा जाता है, इवेल्युएट कैसे किया जाता है, मॉडल की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, ट्यूनिंग कैसे की जाती है अपने नेटवर्क की, इम्प्रूव कैसे किया जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जी सर टोपोलॉजी का क्या मतलब? नेटवर्क टोपोलॉजी कि आपने नेटवर्क कैसा बनाया है, मतलब वही नेचर ऑफ नेटवर्क है आपका। नेटवर्क लेआउट कैसे हाँ, कनेक्टेड आपका, जैसे हमने आमतौर पे कंप्यूटर नेटवर्क में होता है ना, स्टार टोपोलॉजी, लाइन नेटवर्क और ये नेटवर्क और वो नेटवर्क, तो वो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा सेट्स के लिए जो है लिंक दिया हुआ है, आप चले जाएं, यहाँ पर यूसे मशीन लर्निंग पे डाटा अवेलेबल है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि डाटा के अंदर जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, उन कॉलम्स की वैल्यूज क्या क्या हैं। इट इज वेल अंडरस्टूड डाटा सेट। वेल अंडरस्टूड डाटा सेट का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल रेडी डाटा सेट है। All the variables are continuous and generally in the range of 0 and 1. Normalize हुआ हुआ है 0-1 की रेंज में हुआ हुआ है। The output variable is m for mine and r for rock, which will need to convert it into integers 1 and 0, जिसे हम बाद में 0-1 में कन्वर्ट कर देंगे। लेबल की 1 हॉट इनकोडिंग करनी पड़ती है ना, तो ये हमारा लेबल्स हैं कि जो डाटा है उसके लेबल में लिखा हुआ है। A benefit of using this that is to understand benchmark problem. This means that we will have some idea of expected skills good at model cross validation. Neural network should be achieved around 84 with an upper bound accuracy and custom models around 88. 84 से 88% तक की accuracy जो है वो आपकी आ सकती है। सबसे पहले वही काम करना है आपने, बेसलाइन मॉडल बनाना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज scikit-learn की इस्तेमाल की हुई है, लेकिन आप जो है वो उसको केरस टेंसरफ्लो से ही करेंगे। तो क्या किया है जी, ये आपके एक सीड आपने दिया है, एक रैंडम सेट कर दिया, कुछ वैल्यू जो रैंडम जनरेट होंगी ताकि वो हर दफा जो है सेम रहे, रैंडम ही हो लेकिन सेम रहे। डाटा सेट लोड करना आपको आता है, लेकिन जरा समझे इसको।
मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। सर सीड्स कैसे? की वैल्यू कितनी देनी चाहिए? कोई भी दे दे, नो सर ये इशू। सीड की जो वैल्यू होती है चेंज नहीं होगी ना? मतलब एक रैंडम वैल्यूज होती है, वो बार बार चेंज हो जाती है। मतलब सीड की वैल्यू होती है, मतलब अभी सीड मैंने एक की बार वैल्यू नहीं, सीड में कोई वैल्यू रख देते हैं तो रैंडम जो वैल्यू जनरेट करता है वो वैल्यू चेंज नहीं होती। सही सही सही। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ फिर इसको ये सर काइंडली शेयर कर दें ताकि नहीं, मैं इधर इसको परफॉर्म कर लेता हूँ ना, लाइक इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, न्यू नोटबुक बनाता हूँ। डेटा अपलोड कर देता हूँ। हमें भी नहीं आ रही यार, इत्मीनान रखी। आई होप सैयद हुज़ैफा साहब खुश होंगे। अब आवाज़ आना बंद हो गई है। सर नासिर का नेट शायद फिर गया। मैं फिर उनसे पूछ लेता हूँ रुको तो। सर चीजों की जरूरत सॉरी सर, जी बोले। साइकिट लर्न जो है इक्विवेलेंट टू केरास है, राइट? इक्विवेलेंट नहीं है, हर लाइब्रेरी की अलग जो है ना फीचर्स हैं, और साइकिट लर्न भी यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क के लिए जो है केरास जो है वो बेस्ट है। बेस्ट है। और साइकिट का क्या जो है, अगर आपको तो ज़ाहिर कि साइकिट एक्सपीरियंस जो है होगा ना बेसिकली मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, इन जनरल पर्पस अदर देन डीप लर्निंग जनरल के साथ, पर्पस अदर देन डीप लर्निंग। बिल्कुल सही कहा। यानी कि वर्थ लर्निंग है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वर्थ हाँ, लर्निंग। वर्थ लर्निंग है। मैं इसका एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर करा देता हूँ अभी चैट के अंदर, ये बड़ा जी यूजफुल प्लीज रहेगा आपके लिए। प्लीज। साइकिट लर्न की जो है ना, अच्छा वो याद आ गया, डेस्कटॉप कि मैंने चैट में डाल दिया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। ये जबरदस्त है, पूरी साइकिट लर्न इस एक पर्चे पे आ गई है। माशाल्लाह। अच्छा, अब है क्या, मैंने यहाँ पर डेटा देखें भी, डेटा फ्रेम में sonar.csv की फाइल लोड की और उसमें से जो है ना वैल्यूज उठा ली डेटा सेट। अब मैंने अपने डेटा सेट में से सबसे पहले डेटा और लेबल्स अलग अलग करने। क्या करने? डेटा और लेबल्स जो हैं वो अलग अलग करने।
तो मैं सबसे पहले तो जो है ना, ये मैंने काम किया और sonar.csv नहीं मिल रहा उसे, अभी तो लोड कराया है। एक्सक्यूज मी सर, सर लिंक चैट में Yes. सर चैट में लिंक लिंक नहीं शेयर हुआ। हो गया है। कौन सा? साइकिट लर्न का कह रही है, वो हो गया। पैकेट लाइन का तो अब कर दिया मैंने बेटा। वो बुक है वो PDF है, तो लिंक नहीं। फाइल आई है ना, वो फाइल है ना। जी जी सर, वो फाइल है, वो लिंक ढूंढ रही थी, वो फाइल है। अच्छा, मुझे डाटा दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। सेम फोल्डर में नहीं होगा सर, शायद इसलिए वो नहीं। अभी किस फोल्डर में हम अपलोड करते हैं डेटा, जहाँ से इजीली वो उठा ये मैं क्लाउड पे अपलोड कर रहा हूँ ना, जहाँ मैं गूगल कोलैब पे अपलोड कर रहा हूँ। नहीं राइट उसमें जनरली यार जिसमें आपकी फाइल जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पे अगर होगा तो फिर तो आपको पाथ देने की जरूरत नहीं, अदरवाइज जो जिस पे आपका ड्राइव पे पड़ा तो वो पाथ देना पड़ेगा। अच्छा, ये वेरिएबल में चला गया। सर ये फाइल किस में पड़ी है उसमें रख दें तो हो जाए। वही देख रहा हूँ। 23 अनटाइटल्ड 23 जो है जिसमें पड़ी है वो। सर वो वेरिएबल में नहीं है डाटा सेट, ऐसे ही मेरा ख्याल है। सोनार से दोबारा नहीं ट्राई करें, नहीं बाहर है देखो, वेरिएबल के। नहीं वेरिएबल के अंदर ही आ रहा है ना, इस फोल्डर के अंदर आ रहा है ना, यही मैं देख रहा हूँ। नहीं सर नहीं। मिनट, सर यहाँ से इसका पाथ नहीं चेक कर सकते हम? एक मिनट, लोकल पे चला के देख लेता हूँ। इधर टेंसर फ्लो का मसला है। अनटाइटल वाले को सेव एज करें तो जिस जगह सेव करेंगे वहीं सर पे वो सुना रख दीजिएगा, सेव एज कर लें नहीं, इसको। ये उस पे जा रही है ना, वो वहाँ पे नहीं है ना। डाटा फाइल तो हमारे पास ड्राइव पे होती है, लेकिन डाटा सारा वहाँ अपलोड कर रहा है। मैं सर मैंने आपको कोड सेंड किया है, इससे फाइल अपलोड हो जाएगी, ये ट्राई करें। अच्छा, कोड से करके देखता हूँ। मैंने आपको सेंड किया चैट पे। हाँ मैंने ले लिया, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। ओके, फाइल
फाइल लोड कराता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास डेटा सेट आ गया है। डेटा सेट जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास डेटा सेट यूं आ रहा है, देखें कॉलम्स हैं कुछ, और आखिर में एक कॉलम है रॉ के या माइन का। अगर मैं इसकी शेप चेक करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, 208 रिकॉर्ड्स हैं और 61 जो है वो कॉलम्स हैं। ठीक है, 208 डेटा है हमारे पास रिकॉर्ड्स और 61 फीचर्स हैं। उसमें से एक फीचर जो है वो कौन सा है, जो हमारा लेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने डेटा सेट को बोला कि भाई ऑल, सबको स्लाइस करना आता है, ऑल रॉस, सारी रॉ ले लो। ठीक है, और 0 to 60 तक के कॉलम ले लो। 61 है तो 61 का इंडेक्स जो है वो क्या होगा, 60 होगा। तो 0 to 60, तो इसका मतलब लास्ट जो है वो शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब 60th कॉलम तक डाटा और सारी रॉस जो है वो किस में चली जाएंगी, एक्स में चली जाएंगी, हमने इनपुट में चली जाएंगी। और हमने यहाँ बोला सारी रॉस ले लो, लेकिन सिर्फ कॉलम कौन सा होना चाहिए, 60th कॉलम होना चाहिए, जिसका इंडेक्स 60 है, कॉलम नंबर 61 है, वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले जो हम डेटा सेट लेते थे वो ऑलरेडी पैक्ड आते थे ट्रेनिंग और टेस्ट में। अभी हमारा डेटा सेट जो है वो ट्रेनिंग और टेस्ट में नहीं है, अब हमें खुद करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं x को चेक करता हूँ तो अब हमारे पास x आ रहा है, और अगर मैं y को चेक करता हूँ तो यहाँ पर y में सिर्फ जो है वो क्या आ रहे हैं, r और m आ रहे हैं। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि डाटा हमारा जो है ना ये सॉर्टेड हुआ है, पहले सारे r हैं, बाद में सारे जो है वो m है। तो हमें इसको शफल भी करना पड़ेगा ट्रेनिंग और टेस्ट में ले जाने से पहले। अच्छा जी, ये डाटा लोड हो गया और हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्ट आ गया। यहाँ पर जो है ये scikit-learn का लेबल इनकोडर यूज कर रहे हैं। हमें लेबल इनकोड करने के लिए scikit-learn पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम Keras पे काम कर रहे हैं। आपको हमने एक लाइब्रेरी यूज करवाई थी, दैट वाज 2 कैटेगोरिकल, याद है सबको? ये लेबल्स को इनकोड करने के लिए हमने 2 कैटेगोरिकल यूज किया था। तो हम 2 कैटेगोरिकल यूज करते हैं, हम पूरा काम Keras में कर रहे हैं अभी। 1 नोट इनकोडिंग की थी या फिर 2 कैटेगोरिकल? दोनों एक ही काम करते हैं, 1 नोट इनकोडिंग मैनुअल कर लें या 2 कैटेगोरिकल इस्तेमाल कर लें, दोनों से हमारे लेबल्स जो हैं वो 1 नोट इनकोड जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, पांडास में डमी होता है, वो भी कर सकते हैं। वो फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा ना। जब एक लाइब्रेरी बनी हुई है तो हमें क्या जरूरत है डमी में जाएं और वहां अपना डाटा पास करें। हम अपने लेबल वाला जो है ना वो उठाते हैं और 2 कैटेगोरिकल को दे देते हैं। ओके सर। अच्छा जी, आ गया हमारा 2 कैटेगोरिकल, ये आ गया। हमने क्या करना है अभी, यहाँ से ये 2 कैटेगोरिकल उठाना है और इसको अपने ट्रेन लेबल्स, अभी ट्रेन लेबल्स तो नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास सिंपली क्या है, x है, y है। ठीक है, हमने पूरे y को जो है वो क्या कर दिया, 1 नोट इनकोड कर दिया। अच्छा, y हमारे पास क्या है, बेस 10 अच्छा, पहले हमें उसको वेक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो ये 1 नोट इनकोड करने इंटीजर के लिए मुझे देखेगा ये। इंटीजर देखेगा, उसको 1 नोट करेगा, तो हमें अपने r को पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टराइज करना पड़ेगा।
वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा इधर देख लेते हैं कि लेबल इनकोडर ने क्या किया। लेबल इनकोडर ने सिंपली जो है, अच्छा मेरे पास मैसेज आ रहा है अगली क्लास का। अच्छा ये मैं शेयर करा रहा हूँ, इस पूरे काम को आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अच्छा अभी साइकिट लाइन यूज हुई है, लेकिन आखिर में मुख्तलिफ चीजें सबको बताई हुई है आपको। आपने इतने न्यूरॉन लगाने, आपकी एक्यूरेसी ये आना चाहिए, आपकी यहाँ मॉडल सिर्फ क्रिएट करना है आपको, ठीक है। राइट सर। और रीराइटिंग द कोड विदाउट साइकिट लाइन, यानी आप इसके अंदर आपको कैरस यूज करनी है और सारी चीज करनी है। हम शुरू से कैरस में करेंगे सर। अब शुरू से आप आखिरी वाला काम कर लें, कैरस वाला। राइट। बस यहाँ से आपने सिर्फ डाटा लेना है, यूं समझ लें डाटा लेना है, और डाटा को जो है ना वो आपने ब्रेकअप करना है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये 4-5 प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर काम हुए हैं, कि आप एडिशनल देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 5, प्रोजेक्ट 4, 5, जिसके अंदर मुख्तलिफ डाटा सेट हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन है कि क्या करना है। तो मैं इसको अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो है वो लिंक शेयर करा दूंगा ड्राइव पे डाल के। ये एडिशनल होगा, गेटअप की रिपोजिटरी पे डाल दें, गेटअप पे डाल, गेटअप पे डाल दें। अच्छा मैं 1 मिनट चेक कर लूँ, गेटअप पे शायद मौजूद हो। कंप्रेस करके इधर ही भेज दे सर। नहीं गेटअप पे होगा शायद, मुझे याद आ गया। सर इसके अलावा टेंसर फ्लो वाली बुक भी अपलोड, ये है डीप लर्निंग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स की ये रिपोजिटरी बनी हुई है, इसमें पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या करता हूँ, इस रेपो को ये मैंने कॉपी किया, मैं चैट में डाल रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर हमें एक क्लास और नहीं मिली तो हम एडिशनली जो है वो क्लास अपने बिहाफ पे मजीद कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें हम असाइनमेंट और ये वाला काम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ग्रेट हो गया सर। ठीक है, तो परेशान नहीं होगा, हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी मेरी क्लास है असल में 1:30 बजे। ओके सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई ज्वाइन करने वाला है इसके बाद? ये क्वेश्चन था जी सर, अगर जी मुझे बुक अपलोड करते हैं। कौन सी वाली सर? मशीन लर्निंग विद टेंसर फ्लो। अरे इतनी बात तो करी है, चलो दोबारा कर रहा हूँ। सर एक हेल्प चाहिए थी आपकी। जी जी बोले सर। मैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ऑटिस्टिक चाइल्ड इमोशन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। सर ऑटिस्टिक का सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, अभी मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसके बाद टेस्टिंग करनी है। उसके बाद ऐसा क्या अमल किया जाए कि रियल टाइम में से यूज करें? यार ये तो तुम्हें थोड़ा सा जो है ना, अभी मॉडल डिप्लॉय कर रहा हूँ ना उसके ऊपर, उसके बाद टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद क्या करूं? तो उसको डिप्लॉय कर लो, कोई वेबसाइट बना लो, कुछ कर लो ताकि वहां लोग आके कोई यूज करें। ये मैंने अपलोड कर दी भाई, मशीन लर्निंग विद टेंसर फ्लो। ठीक है, रियल टाइम में कैसे यूज करेंगे फिर? यार मुझे कॉल कर लेना, फिर मैं आराम से इस पे डिस्कस करूंगा। अभी मुझे आधी बात समझाइए। आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था मैंने, व्हाट्सएप पे दोबारा मैसेज कर दो, वॉइस मैसेज कर दो। ओके सर। ठीक है जी, बुक भी अपलोड कर दी, ये लिंक भी मैंने दे दिया है। थैंक यू सर। सर मेरे एक सवाल था कि क्या आप माइक्रोसॉफ्ट का डेटा साइंटिस्ट का सर्टिफिकेशन करवाएंगे इस क्वार्टर में? की डेटा साइंस की नहीं करवाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो आर वगैरह यूज करता है लैंग्वेज। आई सी, ठीक है ठीक है, ओके। मैं सर एक अनाउंसमेंट करनी थी, आपकी परमिशन कर सकता हूँ? चंदा नहीं मांगना। नहीं सर नहीं। ये सैयद भाई ने भी और मैंने भी मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड शेयर कर दिया। अगर किसी ने डिस्कशन करनी है कि इसकी असाइनमेंट की या दूसरी चीज़ों की, वो आपकी इस मीटिंग के बाद वाली मीटिंग ज्वाइन कर ले। इट्स सर अब्दुल्ला, राइट।
ठीक है जी, मैं आपको अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा अगले संडे की। अगर हमें ऑफिशियल क्लास नहीं मिली तो हम वैसे ही रखेंगे। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।